नमस्कार मित्रों, आज हम यहाँ पर संपूर्ण मानव तंत्र देखने वाले हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए एक एक तंत्र की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हम देखेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, फिर हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, फिर देखेंगे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर अंतःस्रावी तंत्र है ना, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम, फिर हम देखेंगे कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, फिर पेशीय तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम, और फिर हम देखेंगे यहाँ पर प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम। बार बार देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्जाम में जाने से पहले हम इन सब टॉपिक का रिवीजन करके जाएं। तो इस वीडियो को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कर पाए। यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम एक एक चीज़ को यहाँ पर देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत देखिए तो एक हमारा आहार नाल आता है और दूसरा संबद्ध ग्रंथियाँ होती है। यानी कि आहार नाल जो पूरा फंक्शन होता है वो आहार नाल के अंतर्गत होता है, लेकिन उसमें कई अन्य सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जिसे हम संबद्ध ग्रंथियां कहते हैं या फिर सहायक ग्रंथियां कहते हैं। आहार नाल की बात करें तो आहार नाल के अंतर्गत पिक्चर आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा पिक्चर है, आप चाहे तो किसी अन्य सोर्स से आप पिक्चर को सामने रख सकते हैं ताकि एक एक चीज़ हमें अच्छे से समझ में आए। तो हम सबसे पहले आहार नाल की बात करें तो आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहला हमारा होगा कौन सा अंग? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको संरचना ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? ग्रासनली। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? आमाशय, और उसके बाद आ जाता है आंत, और आंत में भी देखें तो एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत होती है। इन सब का फंक्शन क्या है, कैसे कैसे भोजन का पाचन होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो पाचन की अगर बात करें तो पाचन को हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं उन भोजन को सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्मतम अणुओं में परिवर्तित कर देना ही हमारा क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो चलिए एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? हमारा मुख है, मुख गुहा है, जो यहाँ पर अंदर में दांत होता है, जीभ होता है, और इसको ढकने हेतु, इसको सुरक्षित रखने हेतु ऊपर होठ नामक संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। तो मुख गुहा में देखिए तो सबसे पहले हम बात करें दांत की, तो दांत में क्या होता है? दांत की बात करें तो दो प्रकार की दांत होती है। पहला होता है दूध का दांत, है ना, और दूसरा होता है अस्थाई प्रकार के। जो दूध के दांत होते हैं वो अस्थाई होते हैं, यानी कि कुछ समय बाद वो टूट जाते हैं। उसके बाद से जो दांत आते हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं अंतिम समय तक, उसे हम बोलते हैं अस्थाई दूध, ठीक है ना। तो दांत की बात करें तो दांत की जो संरचना है, टोटल दांत, यहां पर दूध की दांत की बात करें या फिर अस्थाई प्रकार की दांत तो ये 20 होते हैं, जबकि पूरे दांत की बात करें अस्थाई की तो ये कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। इन 32 दांतों में अगर हम डिवाइड करें, है ना, 32 दांतों में अगर हम डिवाइड करें, मान लीजिए 4 भाग में, है ना, एक दो हमारा भाग क्या हो गया? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। अब इसमें से भी ऊपर वाले को आधा काट दे तो आधे हिस्से में जो 8 दांत बचते हैं, इसमें कौन कौन से दांत हो जाते हैं? प्रथम 2 दांत को हम क्या बोलते हैं? कृतंक या फिर छेदक बोलते हैं या फिर इंसीजर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा दांत होता है उससे हम क्या बोलते हैं? रदनक या फिर भेदक बोलते हैं, अंग्रेजी में कनाइन बोलते हैं। उसके बाद आगे उसके बाद के जो 2 दांत होते हैं उसे अग्र चर्वणक बोलते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं प्रीमोलर, और उसके बाद के जो अंतिम 3 दांत होते हैं उसे हम बोलते हैं चर्वणक या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं मोलर, और इसका जो मोलर का जो अंतिम दांत होता है इसे बोलते हैं बुद्धि दांत या फिर विजडम टीथ। सबके अलग अलग काम है, ठीक है ना, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उतनी बातें करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसी में अगली संरचना हमें क्या दिखाई देती है? जीभ, है ना। तो जीभ की बात करें तो जीभ जो है, जीभ का आगे वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है? खुला होता है ना, फ्री होता है, कहीं भी घूम सकता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो हमारे फ्रेनुमा जो हमारा है फ्रेनुलम उससे जुड़ा होता है। जीभ का कार्य क्या है? यहां पर सबसे मुख्य कार्य हम क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। तो स्वादों की बात करें तो जीभ का जो
पीछे वाला भाग है उससे हम कड़वे का अनुभव करते हैं, आगे वाले भाग से मीठे का अनुभव करते हैं, साइड वाले भाग से नमकीन का, है ना, और बीच वाले भाग से खट्टे का अनुभव करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात किए दांत की। दांत क्या होता है? दांत हड्डी नहीं होता है, ये कठोर उत्तकों से बना होता है जहां पर कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं पाचन की। तो जैसे ही हम भोजन को अंदर शरीर में डालते हैं तो सबसे पहले मुंह में क्या होता है? दांतों के द्वारा उसको तोड़ा जाता है और लार ग्रंथियों के द्वारा जो लार छोड़ा जाता है वो भोजन में मिक्सअप होता है। और जब भोजन में लार मिक्सअप हो जाता है तो उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। बोलस क्या है? कि लार से सना हुआ भोजन, तो बोलस हो गया, है ना। अब लार की बात करें तो लार में टाइलिनस नामक एंजाइम प्राप्त होता है। कौन सा? टाइलिनस नामक एंजाइम प्राप्त होता है। और इसकी बात करें तो ये किसका पाचन करता है? स्टार्च का। यानी कि जो भोजन का पाचन है हमारी मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है और यहां पर लगभग 30% स्टार्च का पाचन कर दिया जाता है। इसके साथ साथ यहां पर लाइसोजाइम और थायोसाइनेट नामक पदार्थ पाया जाता है जो जीवाणुनाशी होते हैं। यानी कि भोजन के साथ जो भी हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में जाने का प्रयास करते हैं ये क्या करता है? उन्हें मार देता है, इसलिए इसे जीवाणुनाशी भी कहा जाता है। तो भोजन मुख गुहा में इतना सारा कार्य हुआ, पाचन यहीं से प्रारंभ हो गया और लगभग 30% स्टार्च का पाचन हमारा मुख गुहा में हो गया। अब यहां से जो बोलस बन जाता है उससे ग्रसनी में धकेल दिया जाता है और यहां से ग्रासनली के माध्यम से भोजन जो है वो आमाशय में पहुंच जाता है ना। भोजन जो आमाशय में पहुंच जाता है। याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस भाग में पाचन नहीं होता? तो हमारा भाग क्या है? ग्रासनली। ग्रासनली में कोई पाचन नहीं होता। ये क्या करता है? मुख गुहा से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने में मदद करता है ना। तो आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय की बात करें तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, है ना। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये क्या है? आमाशय के 3 भाग। और आमाशय में बात करें तो मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है ना। आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। जैसे इसमें HCl पाया जाता है और HCl क्या करता है? निष्क्रिय पड़े पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है और ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है ना। यानी कि क्या हो रहा है? भोजन को सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ HCl दूसरा कार्य क्या करता है कि निष्क्रिय पड़े प्रोरेनिन जो यहां पर होता है उसको सक्रिय रेनिन में बदल देता है। और जब भी हम दूध पीते हैं तो दूध में क्या पाया जाता है? कैसिनोजन पाया जाता है। तो इस कैसिनोजन को कैसीन में बदलने का ये प्रयास करता है, ठीक है ना, बदल देता है। साथ ही साथ यहां पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, आमाशय में ही जठर ग्रंथियां, जहां से कौन कौन से एंजाइम? पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन नामक एंजाइम यहां पर पाया जाता है। कौन कौन सा? पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। यहां पर म्यूसिन का कार्य देखिए। पेप्सिन तो हमने देख लिया वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। रेनिन क्या करता है? कैसिनोजन को कैसीन में बदल देता है ना। अब म्यूसिन की बात करें तो म्यूसिन जो है जठर रस, है ना, जठर रस जो होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है? अम्लीय जो प्रभाव होता है, तो जठर रस का जो अम्लीय प्रभाव होता है उसको ये निम्न कम कर देता है, कम कर देता है। अब यहां पर हमने देखा था कि लार से सना हुआ भोजन बोलस कहलाता है। यहां पर पचने के बाद जो भोजन बच जाता है ना, जो संरचना यहां पर दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो काइम क्या है? आमाशय में पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर बड़े ही तेजी से हर एक चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं और एक भी चीज हमारा यहाँ पर छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया आमाशय में क्या हुआ? मुख्यतः प्रोटीन का पाचन हुआ। इसके बाद से कहां? इसके बाद से भोजन यहाँ पर कहां पहुंच जाता है? छोटी आंत में पहुंच जाता है, ठीक है ना। छोटी आंत में पहुंच जाता है और यहां पर मुख्य पाचक रस जो होता है वो भोजन में मिलता है। कहां? छोटी आंत में। अब यहां पर देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखिएगा, जैसे वाल्व का कार्य क्या होता है कि किसी भी वस्तु को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने दे लेकिन दूसरी तरफ से फिर रिटर्न ना आने दे, उसे वाल्व कहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी संरचना है। जैसे हमने देखा मुख गुहा से भोजन जब ग्रासनली में भेजी जाती है तो यहां पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम बोलते
बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करता है कि भोजन को मुख गुहा से ग्रास नली में जाने देता है, लेकिन उसके उल्टे नहीं आने देता। वैसे ही एक संरचना आपको यहां भी देखने को मिलेगी। यहां पर जो वाल्व पाया जाता है, किसके बीच में, आमाशय और छोटी आंत के बीच में जो वाल्व पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं। तो पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से जो भोजन है ना, वो कहां पहुंच जाता है, हमारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। अब छोटी आंत की भी बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, यानी कि आमाशय से जो भोजन छोटी आंत के पहले सोरे पर पहुंचा है ना, पहले छोर पर पहुंचा, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। उसके बाद ग्रहणी से यहां तक की भाग को हम अग्र क्षुद्रांत बोलते हैं, और पूरा जो भाग होता है उसे हम इलियम बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहां पर क्या होता है, हमने अभी देखा कि मुख्य पाचक रस जो होता है छोटी आंत में भोजन से मिलता है, यानी कि यहां पर अब हर एक चीज का क्या होगा, पाचन होगा। अब यहां पर देखते हैं यहां पर क्या क्या मिलता है भोजन में। सबसे पहले पित्त रस है ना, अंग्रेजी में क्या होता है, बाइल जूस। और पित्त रस की बात करें तो ये यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है ना। एक एक लाइन क्या है, प्रश्न है। पित्त रस जो है यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है, और इसका संचय जो है पित्ताशय में, यहां आमाशय के पास आपको यह संरचना दिखाई दे रही है ग्रीन प्रकार की, इसे हम क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, है ना। ये लाल वाला जो है ये अकृत हो गया, यानी कि लीवर हो गया, और ये जो संरचना है ये क्या है, पित्ताशय। तो पित्त रस यकृत के द्वारा स्राव किया जाता है, और ये यहां से स्रावित होकर पित्ताशय में क्या होता है, संचय होता है। पित्त रस की बात करें तो इसका पीएच मान जो होता है 7.8 से लेकर 8.6 तक होता है, अर्थात ये क्षारीय प्रकार का होता है। और एक वयस्क मनुष्य में देखें तो प्रतिदिन लगभग 600 ml का स्राव होता है, लगभग 600 ml का पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस की बात करें तो यहां पर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है इसमें, लेकिन 2 प्रकार के लवण यहां पर पाए जाते हैं। पहला क्या है, सोडियम ग्लाइकोलेट, है ना। पहला लवण क्या है, सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा क्या है, सोडियम टोरोकोलेट। ये कार्य क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा का इमल्सीकरण क्या होता है, वसा की बात करें तो ये बड़े आसानी से नहीं टूटता है। तो वसा का इमल्सीकरण क्या है कि वसा में ये क्या करता है, पानी से मिलकर वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वसा का इमल्सीकरण। तो ये वसा का इमल्सीकरण करता है, और साथ ही साथ एडेक, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील है। इन सब के अवशोषण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, पित्त रस। उसके बाद अगली रस यहां पर क्या मिलता है हमें, अग्नाशय रस, अंग्रेजी में बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस। और अग्नाशयी रस की बात करें तो अग्नाशयी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है, और इसका भी पीएच मान देखें तो 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है, अर्थात ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है। और अग्नाशयी रस की बात करें तो इसमें 98% जल होता है, और मात्र 2% एंजाइम्स एंड लवण पाए जाते हैं। 2% एंजाइम एवं लवण पाए जाते हैं, जिसमें देखा जाए क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, वसा, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन के पाचन के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी के सभी यहां पर उपस्थित होते हैं। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से जाना जाता है। किसे, अग्नाशय रस को। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने की क्षमता है, वसा को भी पचाने की क्षमता है, और प्रोटीन को भी पचाने की क्षमता है। इन सभी को पचाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो अग्नाशयी रस में देखने को मिलता है। इसलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे यहां पर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइज, लाइपेज, ऐसे एंजाइम्स यहां पर पाए जाते हैं जिनके माध्यम से इन सभी का पाचन किया जाता है। उसके बाद अगला रस यहां पर देखने को मिलेगा आंत्र रस, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेंटाइनल्स जूस। आंत्र रस की बात करें तो ये आंत्र ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है, और इसका भी पीएच वैल्यू देखें तो 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है, अर्थात ये भी क्या है, क्षारीय प्रकार का है। ये भी क्षारीय प्रकार का है। इसकी अगर बात करें तो प्रतिदिन एक वयस्क मनुष्य में 2 से 3 लीटर आंत्र रस का स्राव किया जाता है। और यहां पर क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले यहां पर देखिए माल्टेज, है ना। इसमें कौन कौन सी माल्टेज पाई जाती है, जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देती है। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या क्या। सबसे पहले यहां पर क्या पाया जाता है, एंजाइम माल्टेज।
माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा पाया जाता है सुक्रेज, और सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तीसरा है गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज की सुक्रोज की बात करें तो ये ग्लूकोज को सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है। लेक्टेज जो है लेक्टेज एंजाइम ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। और अगला है हमारा इरेप्सिन। इरेप्सिन की बात करें तो ये डाई एवं ट्राईपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमिनो अम्ल इसी से मिलकर हमारा प्रोटीन बना रहता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, अगर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले पित्त रस से मिलकर भोजन जो होता है वो अम्लीय से क्षारीय बनता है। उसके बाद से भोजन में उपस्थित जो वसा होता है वो पानी के साथ मिलकर इमल्सन बनाने में सहयोग करता है। अब आगे हम देख सकते हैं यहां पर अगला अग्नाशय रस जो है वो क्या करता है ना। यहां पर प्रोसेस हमने सबसे पहले क्या देखा कि भोजन जब आमाशय से छोटी आंत में पहुंचा तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, पित्त रस उससे मिलता है। और पित्त रस जब भी मिलता है तो उससे क्या होता है कि जो भी भोजन है ना, जो भी भोजन है वो अम्लीय से क्षारीय बन जाता है। और साथ ही साथ भोजन में उपस्थित जो भी वसा होता है वो पानी के साथ मिलकर भोजन का इमल्सन बनाने में सहयोग करता है। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, फिर इसमें क्या मिलता है, अग्नाशय रस मिक्स होता है और ये भोजन में मिलकर एमाइलेज स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। और तीसरा कार्य क्या होता है, तीसरा प्रोसेस क्या है कि इसके बाद से जो भोजन है, भोजन कहां, इलियम में पहुंचता है ना। इलियम क्या है, छोटी आंत का जो अंतिम और सबसे बड़ा भाग है, तो इलियम में पहुंचता है। और इलियम में पहुंचने के बाद यहां पर आत्र रस मिलता है और इसके मिलने से भोजन का पाचन जो होता है वो पूर्ण हो जाता है ना, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो याद रखने वाली बात यहां पर है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, इलियम में भोजन का अवशोषण होता है। इलियम में एक संरचना होती है ऐसे, है ना, उंगली प्रकार की, इसे हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं या फिर रसांकुर कहा जाता है। तो यहाँ पर पूर्णतः पाचन हो जाने के बाद भोजन का अवशोषण किया जाता है और अवशोषण के पश्चात जो भी पदार्थ यहाँ पर अवशोषित किए जाते हैं वो रक्त में मिलते हैं और रक्त में मिलने के साथ परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है और जहां पर भी जिसकी आवश्यकता होती है उसको वहां पर पहुंचा दिया जाता है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। यहां पर बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पूर्ण पाचन हमारा कहां हो गया, छोटी आंत में हो गया। बड़ी आंत में बात करें तो भोजन के पाचन के बाद जो मलनुमा संरचना बचा होता है उसमें से बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। तो बड़ी आंत में क्या होता है, केवल जल का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण के बाद अर्ध ठोस प्रकार का जो मल बचता है वो कुछ समय के लिए आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर मलाशय में इकट्ठा रहता है और उसके बाद से मल द्वार के माध्यम से क्या होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा पूरा पाचन तंत्र। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो मल का रंग होता है भूरा या फिर पीला, ये जो रंग है ये अस्टर्कोविलीन और यूरोबिलीन के कारण होता है। साथ ही साथ मल में जो बदबू पाया जाता है ये इंडोल और एस्केटोल नामक पदार्थ के कारण पाया जाता है। तो ये हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहां पर अगले तंत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला तंत्र हम देखते हैं यहां पर श्वसन तंत्र, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र का मतलब, श्वसन तंत्र हम कितने आसानी से सेकेंडों में हम सांस लेते हैं, लेकिन ये सांस लेने की प्रक्रिया कितनी जटिल है, अंदर क्या क्या कार्य होता है इसमें, उन सब की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सांस लेना अगर बात करें तो सांस लेना क्या होता है, बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर ले आना, इसी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं, सांस कहते हैं। श्वसन की बात करें तो हम क्या समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका विनियमन, है ना। हम तो सांस लेना समझे, श्वसन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनियमन, फिर ऊर्जा मुक्त करने के लिए पाचित खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ये टोटल क्या आ जाता है, श्वसन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसकी प्रक्रिया समझते हैं कितना जटिल है, हम सेकेंडों में सांस लेते हैं लेकिन कैसे उसको समझते हैं। तो श्वसन की बात करें तो श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में
है ना। ये जो श्वसन है जैव रासायनिक प्रक्रिया है और ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके माध्यम से क्या होता है कि ऊर्जा के उत्पादन हेतु जो भी पाचित खाद्य पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण भी क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन का हम 2-3 रूप से डिफिनीशन दे सकते हैं। पहला, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा के उत्पादन हेतु पाचित खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है ना। अब यहां पर समझते हैं जो भी भोजन होता है ना, भोजन ग्लूकोज के रूप में, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ये जब ऑक्सीजन से मिलता है तो इसके साथ ऊर्जा कैसे बनता है, तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब इसकी संरचना देखते हैं। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत ये नाक से हमारा नासा गुहा है और दूसरा हमने अभी देखा मुख गुहा। तो नासा गुहा, मुख गुहा, ये दोनों नली जो होती है एक जगह पर मिली रहती है। ठीक है ना। आगे आपको ग्रसनी दिखाई दे रहा है, उसके नीचे बढ़ेंगे तो कंठ और फिर श्वास नली है। और श्वास नली के बाद यहाँ पर जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है वो फेफड़े का संरचना है। और फेफड़े को जब हम खोल के देखेंगे, फेफड़े जो होती है पसलियों के द्वारा सुरक्षित रहती है। हमारी जो यहाँ पर हड्डियाँ हैं वो क्यों बनाई गई है, ताकि ये सुरक्षित रहे, फेफड़ों को सुरक्षित रख पाए। अगर हम फेफड़ों को खोलें तो फेफड़ों में बहुत सारी यहां पर वायु कूपिकाएं होती है, लगभग 30 करोड़ के आसपास, है ना। एक मानव में लगभग 30 करोड़ वायु कूपिकाएं होती है। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखें तो ये क्या है, फुफ्फुस आवरण है, फुफ्फुस आवरणीय द्रव यहां पर पाया जाता है। और उसके बाहर की संरचना जो है यहां पर फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डायफ्राम। अब एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं कि श्वसन कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं श्वसन। तो श्वसन 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन तो हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक श्वसन कितना जटिल है उसको समझते हैं। बाह्य श्वसन जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। आंतरिक श्वसन की बात करें तो आंतरिक श्वसन जो होता है हमारी कोशिकीय स्तर पर होता है, यानी कि कोशिकाओं के द्वारा होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है, उसे हम बोलते हैं आंतरिक संरचना। ठीक है ना। अब यहां पर एक एक चीज समझने का प्रयास करते हैं। बाह्य श्वसन क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेना। ये क्या है, एक भौतिक क्रिया है ना, एक भौतिक क्रिया है। और ऐसी क्रिया में हमें एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है, बिना एंजाइम के भी हम यहां पर क्या कर लेते हैं, बाह्य श्वसन कर लेते हैं। आंतरिक श्वसन की बात करें तो ये कोशिकीय स्तर पर होता है और ये एक भौतिक रासायनिक क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। और भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा होती है उसको, है ना, भोजन का ऑक्सीकरण से ऊर्जा यहां पर प्राप्त होती है। और ये आंतरिक श्वसन के लिए हमारे पास एंजाइम की आवश्यकता होती है, बिना एंजाइम के आंतरिक श्वसन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं मनुष्य में सांस लेने की जो दर होती है 15 से 18 बार। 1 मिनट में हम 15 से 18 बार सांस लेते हैं। कारण क्या होती है कि हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए और एनर्जी तभी पहुंचेगा जब ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में जाएगा। तो जब भी हम नॉर्मल रहते हैं तो यहाँ पर श्वसन दर जो होती है हमारी कम होती है, लेकिन जब भी हम मेहनत का कार्य करते हैं तो जहाँ पर भी हम मेहनत कर रहे हैं वहां पर एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है, परिणामतः हमें ज्यादा आवश्यकता होती है किसकी, ऑक्सीजन की। इसलिए हमारी श्वसन दर जो है वो बढ़ जाती है। जैसे आप दौड़ लिए, मेहनत का कोई कार्य कर लिए, कूद लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, श्वसन दर बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मली कितना होता है, 15 से 18 बार प्रति मिनट। ठीक है ना। चलिए यहां पर देखा जाए, एक बार हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, एक बार हम सांस लेते हैं, एक शब्द यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य। कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य ये क्या है कि समान श्वसन के दौरान लगभग 1500 ml वायु जो है वो फेफड़े में भरी रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य। ठीक। चलिए अब श्वसन की क्रिया की चरणों को हम समझते हैं। सबसे पहले बाह्य श्वसन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है, गैसों का एक्सटर्नल
रेस्पिरेशन, दूसरा गैसों का परिवहन और तीसरा आंतरिक श्वसन होता है। ठीक है ना, तो एक एक चीज को हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बाह्य श्वसन या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस श्वसन, है ना। बाह्य श्वसन या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस श्वसन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बाह्य वातावरण, है ना, बाह्य वातावरण और जो भी जीव होता है इन दोनों के मध्य श्वसन अंगों के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। बाह्य श्वसन या फिर फुफ्फुस श्वसन में क्या होता है कि बाह्य वातावरण और जीवों के बीच में गैसों का विनिमय होता है। इसमें क्या होता है, हमारी यहाँ पर जो वायुमंडल की वायु होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, आप सभी को पता होगा 21%। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो कितना 79% होता है। परंतु जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी चीजें अंदर जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा 21% थी यहाँ पर 17% रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो 0.03% थी वो 4% हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन हम 79% लेते हैं और 79% ही छोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन का कोई प्रयोग शरीर के द्वारा नहीं किया जाता है, ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। श्वसन के बाह्य श्वसन की चरण देखें तो कैसे होता है। सबसे पहला चरण होता है श्वासोच्छ्वास, यानी कि अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग तो सब जानता है ना, सब कोई जानते होंगे ब्रीदिंग के बारे में, लेकिन श्वासोच्छ्वास शुद्ध हिंदी है। इसकी दो अवस्थाएं होती है। पहला होता है निःश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इसमें क्या होता है कि जो पसलिया और स्टर्नम जो होती है वो बाहर की ओर खींचता है ना। इंस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग, हम जब यहाँ पर सांस को अंदर लेते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। तब क्या होता है कि जो हमारी पसलियाँ हैं और पसलियों के साथ साथ है ना स्टर्नम जो है ये बाहर की तरफ खींचता है। इससे क्या होता है, अंदर संरचनाएं बड़ी होती है, जगह ज़्यादा होता है और हवाएं जो है ना वायुमंडल से वायु जो है वो अंदर चला जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम संकुचित होता है, वक्ष गुहा का आयतन इससे बढ़ जाता है और जो वायु है वो वायु अंदर चली जाती है। ठीक। दूसरा इसमें होता है उच्छ्वास यानी कि एक्सपिरेशन। लिए अंदर लिए इंस्पिरेशन है, बाहर छोड़ रहे हैं ये क्या है, एक्सपिरेशन है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, उच्छ्वास। निःश्वसन, निःश्वसन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो भी वायु होता है उसी को बाहर निकालना क्या कहलाता है, हमारा उच्छ्वास कहलाता है। तो पहला चरण क्या हो गया हमारा, बाह्य श्वसन, हम अंदर से क्या लिए ऑक्सीजन और बाहर छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा यहाँ पर चरण जो हमारा आ जाता है वो होता है गैसों का परिवहन। ये जो गैसों का परिवहन है अंदर वो कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो गैसों का परिवहन जो है किसके माध्यम से, हमारा जो ब्लड है, रक्त है, रक्त के माध्यम से होता है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर की फंक्शन एक दूसरे से जुड़ी है, सबको समझते हुए चलते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, गैसों का परिवहन रक्त परिसंचरण की सहायता से होती है। सबसे पहला इसमें देखिए ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो लगभग 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के द्वारा होता है ना। उसमें क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल के द्वारा। इसमें देखा जाए तो क्या मिलता है हमें, उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है उसके द्वारा हो जाता है। किसमें, रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है इसके द्वारा 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है। लगभग 1.5% जो है वो रुधिर के प्लाज्मा जो है प्लाज्मा के द्वारा हो जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और ये क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। आगे की अवस्था देखें तो यहां पर देखा जाए तो इसका फिर विखंडन होता है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के शरीर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और वहां पर यह विखंडित होता है। विखंडित होने के साथ ऑक्सीजन जो है वो ऊतकों में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, गैसों का परिवहन में ऑक्सीजन हमने देखा। अब यहां पर देखा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये कैसे हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है
उसके द्वारा, फिर रुधिर प्लाज्मा के द्वारा क्या होता है, परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और जब कोशिकाओं तक, ऊतकों तक ये पहुंच जाता है तो वहां पर विखंडन होता है। विखंडन के पश्चात ऑक्सीजन वहां तक पहुंच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अब कोशिका से क्या हो गया, अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचती है ना, कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचती है। अब इसमें 10 से 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से, 7% प्लाज्मा के माध्यम से, है ना, 7% प्लाज्मा के माध्यम से, है ना, उसके बाद जल के द्वारा भी यहां पर इसका परिवहन देखने को मिलता है। 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में क्या होता है, इसका परिवहन होता है, ठीक है ना। उसके बाद 13% कार्बोमिनो यौगिक के रूप में इसका परिवहन होता है। तो ये क्या हो गया, हमने समझ लिया सबसे पहले कि यहां पर हम अंदर श्वसन कैसे लिए, बाह्य श्वसन, फिर गैसों का परिवहन देख लिया। अब यहां पर देखते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन की बात करें तो ऊतक द्रव्य और रक्त के बीच जो गैसीय विनिमय होता है उसी को हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। और कोशिका के अंदर, ये कहां होता है, कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो आंतरिक श्वसन को हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं, क्योंकि यह कोशिका के अंदर होता है। अब यहां पर क्या क्या होता है, अभी हमने देखा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहां पर यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब यहां पर क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से अब क्या होगा, विघटन होगा, तो पुनः हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा और यहां से ऑक्सीजन क्या होगा, मुक्त होगा और विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में कोशिका द्रव्य में विभिन्न खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इससे क्या होती है, यहां पर ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो विभिन्न क्रियाओं में, शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सहायक होती है। तो जो भी हम भोजन करते हैं उससे जो भी पदार्थ होता है जो हमारे लिए लाभदायक है, उन सब का परिसंचरण किसके माध्यम से होता है, हमारा रक्त के माध्यम से होता है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत तेजी से हम करते हुए चल रहे हैं। अगला तंत्र हम यहां पर देखें तो अगला तंत्र हम यहां पर देखते हैं उत्सर्जन तंत्र, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि हमने क्या देखा, पाचन किया, उसके बाद से शरीर के द्वारा कई सारी चीजें जो होती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है, उनका उत्सर्जन किया जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र की बात करें, उत्सर्जन की बात करें तो यहां पर क्या हम देख सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया और इसके साथ साथ कई सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारी कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें इसे शरीर से बाहर निकालना होता है। तो इसमें देखें तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। अब यहां पर समझते हैं उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं और इसके द्वारा उत्सर्जन क्या क्या किया जाता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र का संरचना आपको दिख रहा है। यहां पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारा वृक्क है ना, वृक्क है, अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी। इसकी बात करें तो ये क्या करता है कि रक्त से, जो भी रक्त है, रक्त से मूत्र के रूप में अत्यधिक जो जल होता है और जल के साथ साथ जो नाइट्रोजन से संबंधित अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे कि यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, इन सब का उत्सर्जन करता है। तो वृक्क या किडनी का काम क्या है कि रक्त में जो भी यहां पर अत्यधिक जल होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, इन सब को रक्त से मूत्र के रूप में उत्सर्जन करता है। दूसरा यहां पर हम देख सकते हैं इसमें कार्य क्या करता है, फेफड़ा, ठीक है ना। फेफड़ा ये भी उत्सर्जी अंग है और फेफड़े के द्वारा क्या किया जाता है, अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, यानी कि ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़े, लेकिन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो आप हाथ लगा के देखेंगे इसमें जलवाष्प भी देखने को मिलता है। तो फेफड़े के द्वारा, लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन किया जाता है। उसके बाद अगला यहां पर देखिए उत्सर्जी अंग की बात करें तो यकृत है, हमारा लीवर है और इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल,
पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन की जो अत्यधिक मात्रा होती है उसका उत्सर्जन किया जाता है। बिलीरुबिन बिलीबर्डिन की अगर अत्यधिक मात्रा हमारे शरीर में हो जाती है तो वो आंख और नाखून के ऊपर जमने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, पीला पीला कलर होने लगता है, जिसे पीलिया के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा इसका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला अंग जो है उसे हम आंत देख सकते हैं, इंटेस्टाइन को देख सकते हैं, और इसके द्वारा कैल्शियम व धातुओं के जो लवण होती है उसकी अगर आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में है तो उसकी मात्रा जो होती है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। अगला हमारा उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा, त्वचा, स्किन। और स्किन में देखें तो दो प्रकार की, एक होती है तेल ग्रंथियां जिसके द्वारा एस्टेरॉन, हाइड्रोकार्बन व मोम आदि का उत्सर्जन किया जाता है, और दूसरा होती है श्वेत ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से जो भी हमारी पसीने होते हैं, शरीर से पसीना निकलता है, पसीना में जो यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है जिसे हम नमक कहते हैं, जल, अत्यधिक जो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में होता है, इन सब का उत्सर्जन श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से होता है, पसीने के रूप में हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा उत्सर्जी अंग। यहां पर बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र कार्य कैसे कैसे करता है, कौन कौन सी संरचनाएं हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा वृक्क। वृक्क की बात करें तो प्रत्येक मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं, याद रखिएगा, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर है ना, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की बात करें तो इसकी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और भार की बात करें तो लगभग प्रति का हर एक का 125 से लेकर 170 ग्राम तक देखने को मिलता है। ये जो हमारा किडनी है, किडनी का क्रियात्मक इकाई, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो किडनी का जो कार्यात्मक इकाई होता है वो होता है हमारा नेफ्रॉन या फिर वृकाणु। ये जो संरचना है क्रियात्मक इकाई, जैसे शरीर की संरचनात्मक इकाई जो है वो क्या है, हमारी कोशिका है, वैसे ही नेफ्रॉन की बात करें तो इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, हमारा वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन या फिर विक्राणु है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेफ्रॉन और विक्राणु की, ये कार्य कैसे करता है। तो यहां पर देखा जाए प्रत्येक जो वृक्क है ना, प्रत्येक वृक्क में क्या होता है, लगभग 10 लाख क्या होते हैं, यहां पर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख विक्राणु पाए जाते हैं, जिनका मुख्यतः दो कार्य होता है। पहले कार्य की बात करें तो ये क्या करता है कि सभी जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है उन सबको रक्त से निकालता है। अभी हमने उत्सर्जन तंत्र देखा, यहां पर ये क्या करता है, ये जो विक्राणु है ये क्या करता है, सबसे पहला काम कि जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है इन सभी को रक्त से निकालता है, छानने का कार्य करता है। कैसे छानता है उसका भी हम बात करेंगे। तो पहला कार्य क्या हो गया, सभी उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से निकालना। और दूसरा कार्य देखें तो आवश्यक पोषक तत्व जो है उसको रक्त में बनाए रखना, इसका 2 मुख्य कार्य है। अब यहां पर बात करें, उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से 2 चरणों में अलग किया जाता है। इसके द्वारा कैसा, सबसे पहला जो होता है निस्यंदन के द्वारा, यानी कि फिल्ट्रेशन के माध्यम से इसको अलग किया जाता है। फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये जो क्रिया है कोशिका गुच्छ, ये जो संरचना है यहां पर ये आपको ये जो संरचना दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं कोशिका गुच्छ। तो सबसे पहले बात करें तो ये फिल्ट्रेशन जो होता है यहीं पर होता है, कोशिका गुच्छ में ही फिल्ट्रेशन होती है। और प्रत्येक में लगभग 1 लीटर रक्त के केशिका गुच्छ से होकर गुजरता है हर मिनट। 1 मिनट में कितना, 1 लीटर रक्त जो है वो केशिका गुच्छ से होकर प्रवाहित होता है, और इस 1 लीटर का लगभग 10% हिस्सा यहां पर फिल्टर होता है। उसके बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहे अभिवाही धमनिका, है ना, धमनी और शिराएं अभी हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र में। तो इसे हम बोलते हैं अभिवाही धमनिका, है ना, अभिवाही धमनिका है। इसकी अगर बात करें तो यहां से क्या होता है, जो रक्त है वो हमारा केशिका गुच्छ में पहुंचता है ना, केशिका गुच्छ में पहुंचता है। तो ये जो अभिवाही धमनिका है इसकी व्यास जो है वो ज्यादा होती है। और दूसरा है यहां पर अपवाही धमनिका, यानी कि इसकी जो व्यास है वो कम होती है। यहां पर एक संरचना होती है जहां पर फिल्टर होता है। तो पहले जो रक्त है अभिवाही धमनिका से कहां, केशिका गुच्छ में पहुंचता है ना, केशिका गुच्छ में पहुंचता है, यहां से फिल्टर होकर अपवाही धमनिका में पहुंचता है। तो कभी भी मोटे व्यास वाले
मोटे व्यास से पतले व्यास में किसी को भेजा जाएगा, है ना, तो क्या होगा, वहां पर दाब बढ़ जाएगा। इसके माध्यम से क्या होता है, रक्त दाब बढ़ता है, परिणामतः फिल्ट्रेशन यहां पर आसानी से हो जाता है ना। साथ ही साथ रुधिर के जो भी लाभदायक घटक होते हैं उसको यहां से छान लिया जाता है और उसका प्रयोग शरीर के द्वारा किया जाता है। तो रुधिर को यहां पर जो छानते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। जब किसी का ये वृक्क काम करना, किडनी काम करना बंद कर देता है तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, सुना होगा कि डायलिसिस होता है उनका, यानी कि जो भी रक्त है, रक्त को शरीर से बाहर निकाल के, है ना, बाहर निकाल के डायलिसिस करके फिर शरीर में भेजा जाता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं कृत्रिम डायलिसिस। तो यहां पर केशिका गुच्छ के द्वारा जो फिल्ट्रेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहा जाता है, जिसके अंतर्गत रक्त में जो भी लाभदायक घटक होते हैं उसको निकाल लिया जाता है। दूसरा यहां पर पुनरावशोषण के द्वारा होता है, यानी कि रीऑब्जॉर्प्शन। यहां पर रुधिर जो है यहां से बोमेन संपुट, ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट से जब छनने के बाद नेफ्रॉन के बाहर कोशिकाओं में जाता है ना, नेफ्रॉन के बाहर कोशिकाओं में जाता है, तो जितने भी लाभदायक पदार्थ हैं उनको रक्त कोशिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है ना, रक्त कोशिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित कर दिया जाता है। और साथ ही साथ अवशोषण के बाद रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है उसमें लौटा दिया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि पुनरावशोषण के बाद नालिका जो है, नालिका की जो कोशिका होती है वो कभी कभी उत्सर्जी पदार्थों का स्राव होता है जो निस्यंदन या फिर मूत्र कहलाता है, और इसी को उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर मानव वृक्क की बात करें तो मानव वृक्क का जो केशिका गुच्छ है ये इसके द्वारा जो निस्यंदन होता है उस पर लगभग 125 ml पर मिनट होता है, अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन। तो एक वृक्क के द्वारा जो इसमें केशिका गुच्छ होता है उसके द्वारा एक दिन में कितना, 180 लीटर रक्त का यहां पर क्या होता है, निस्यंदन किया जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर फुफ्फुस की नाम हमने सुना। फुफ्फुस, इसके द्वारा 432 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 400 ml जल प्रतिदिन निष्कासित किया जाता है ना। फुफ्फुस धमनी हम अभी देखेंगे, फुफ्फुस सिराएं देखेंगे, यानी कि जो हमारे फेफड़े से लगे रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं। तो 432 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 400 ml जल का प्रतिदिन निष्कासन किया जाता है। उसके बाद हमारा जो त्वचा है इसके द्वारा जो पसीने ग्रंथियां है, पसीने ग्रंथियों के द्वारा क्या किया जाता है, सीबेशियस ग्रंथि द्वारा, है ना, सीबम नामक जो है इसको पसीने के माध्यम से, और पसीना की बात करें तो इसमें 99.5% जल होता है, और इन जल में बात करें तो NaCl, लैक्टिक एसिड, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ये सभी होते हैं। और प्रतिदिन जो पसीना निकलने का दर होता है 0 से लेकर 14 लीटर तक हो सकता है। उसके बाद यकृत की बात करें तो अभी हमने देखा कोलेस्ट्रॉल, पित्तवर्णक, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन का उत्सर्जन यहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गया हमारा उत्सर्जन तंत्र। अगला तंत्र हम यहाँ पर देखते हैं तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम, यानी कि शरीर जो है हमारा कैसे कार्य करता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा मानव मस्तिष्क है। ठीक है ना, मानव मस्तिष्क है। चलिए यहां पर हम समझते हैं ये क्या है। यहां पर एक पिक्चर आपको दिख रहा है तंत्रिका कोशिका की। यहां पर हम बात करते हैं इसके क्या कार्य है। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के कार्यों की बात करें तो इसके 3 मूलभूत कार्य है। पहला क्या है, आंतरिक व बाह्य वातावरण से संवेदों को ग्रहण कर तंत्रिका तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क को संप्रेषण करना, यानी कि आंतरिक यानी कि शरीर के अंदर और जो बाह्य वातावरण है वहां से जो भी संवेद होता है उसको ग्रहण करता है। जैसे किसी ने हमें छुआ तो ये क्या है, संवेद है। इसको ग्रहण कौन करेगा, तंत्रिका तंत्र करेगा, और इसको कहाँ भेजेगा, मस्तिष्क को अलार्म देगा कि हाँ भैया आपको हाथ के इस वाले उंगली पर कोई टच कर रहा है। तो पहला कार्य क्या होगा कि जो भी आंतरिक या बाह्य संकेत होते हैं उन संवेदों को ग्रहण करता है और तंत्रिका तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क को भेजा जाता है। दूसरा कार्य क्या करता है कि ग्राही सूचनाओं को मस्तिष्क में सूचित करता है, और तीसरा प्रत्युत्तर को संबंधित अंगों तक प्रेषित करता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक सुई चुभोते हैं, तो सुई चुभौना सबसे पहले इसने क्या किया, दिमाग में
अलर्ट भेजा कि कोई सुई चुभ हो रहा है ना, तो दिमाग के पास पहुंचा तो फिर उसके प्रत्युत्तर भी वहां से दिया जाता है, वो भी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही। तो प्रतिक्रिया क्या होता है, सुई चुभेगा तो हम हाथ को तुरंत पीछे खींच लेंगे। तो ये कार्य क्या है तंत्रिका तंत्र के, सबसे पहले जो संवेद होते हैं, संवेदों को ग्रहण करके तंत्रिका तंत्रों के द्वारा मस्तिष्क को भेजा जाता है। उसके बाद जो भी ग्राही सूचनाएं हैं उनको मस्तिष्क में सूचित किया जाता है और उसके बाद प्रत्युत्तर को संबंधित अंगों तक प्रेषित कर दिया जाता है। यानी कि सुई हाथ में चुभ हो रहा है तो हाथ को ही बताएगा कि भैया आप हाथ हटा लीजिए, पैर को नहीं बताएगा सुई यहां चुभ रहा है हम पैर को हटा रहे हैं, ऐसा कोई संरचना देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये है हमारा अंतःस्रावी तंत्र और ये है तंत्रिका तंत्र, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ओवरलैपिंग की तरह कार्य करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं और इन्हीं को सम्मिलित रूप से न्यूरो एंडोक्राइन तंत्र कहते हैं, है ना। तो प्रश्न पूछे कि न्यूरो एंडोक्राइन क्या है, तो क्या कह सकते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो इसी को सम्मिलित रूप से न्यूरो एंडोक्राइन तंत्र कहा जाता है। इनके परस्पर आपसी जो अंतःक्रिया है, इस अंतःक्रिया का जो अध्ययन किया जाता है इसे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्यों की बात करें तो क्या क्या है। सबसे पहले हम सोचते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं, है ना। तो सोचना, समझना, याद रखना, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना, संतुलन व नियंत्रण बनाए रखना, ये सभी के सभी मुख्य कार्य है किसका, तंत्रिका तंत्र का। इसी के माध्यम से हम संतुलन बना के यहां पर खड़े हैं, नहीं तो अभी घूम के चक्कर खा के गिर गए होते। तो ये किसकी वजह से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही हो रहा है। साथ ही साथ बाहरी वातावरण जो है, बाहरी वातावरण के अनुसार जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे क्या हो रहा है, बाहर से ठंड लग रही है तो प्रतिक्रिया क्या करेंगे, हम कोई गर्म चीज ओढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो बाहरी जो वातावरण है उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना, कोई हमें मार रहा है ना, कुछ चुभ रहा है तो हम वहां से हट रहे हैं, जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये सारा कार्य सभी के सभी। इसके साथ साथ सभी प्रकार के जितने भी मानसिक कार्य होते हैं उन सभी का नियंत्रण भी किसके माध्यम से, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र की। तो मानव तंत्रिका तंत्र जो है उसके 3 भाग होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सबको समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले यहां पर बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा क्या जाता है, मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क। और मस्तिष्क की बात करें तो जितना भी हमारा शरीर का वजन होता है ना, मस्तिष्क जो है कुल शरीर के वजन के 2% वजन के बराबर होता है। और यहां पर देखा जाए तो जो हमारा उम्र होता है लगभग 2 वर्ष के उम्र तक 75 से 80% तक ये परिपक्व हो जाता है। और 6 वर्ष की आयु जब होती है तो 6 वर्ष की आयु में ये अपने पूर्ण आकार में आ जाता है। इसके शरीर की अगर बात करें, है ना, इसके शरीर की अगर बात करें, मस्तिष्क में देखें तो आपको आगे अग्र मस्तिष्क है, ऊपर जो हमारा पाया जाता है खोपड़ी पाया जाता है, वहीं पर प्रमस्तिष्क हो गया, फिर यहां पर मध्य मस्तिष्क होता है, यहां अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है ना। इसी में हमारा हाइपोथैलेमस, है ना, मेरुरज्जु, पीयूष ग्रंथि, ये सभी पाए जाते हैं। सबके कार्य को भी हम अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत देखेंगे। तो यहां पर हमने देखा मस्तिष्क का कार्य क्या है, तो कार्य में हम देख सकते हैं जो हमारा शरीर है, शरीर का संतुलन बनाए रखना, तापमान जो है शरीर का तापमान नियंत्रित रखना, अनैच्छिक कार्य जो भी हम करते हैं अनैच्छिक कार्य का नियंत्रण करना, अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो भी क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करना, मानव का जो व्यवहार होता है व्यवहार का नियंत्रण करना, ये सभी के सभी किसका कार्य है, हमारे मस्तिष्क का कार्य है। जैसे देखना, समझना, बोलना, सुनना, भावनाओं और विचारों का संप्रेषण जो होता है वो सभी के सभी मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें शरीर का केंद्रीय सूचना जो है ना,
जो मानव मस्तिष्क है इसको शरीर का केंद्रीय सूचना व प्रसारण केंद्र कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमारे अंग में कार्य होगा उसकी सूचना सबसे पहले कहाँ, मस्तिष्क को पहुंचाया जाएगा और मस्तिष्क के द्वारा रिएक्शन करने के लिए बोला जाएगा, इसलिए सूचना एवं प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है। मानव मस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग है, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क के 3 भाग है। पहला भाग क्या है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। दूसरा भाग क्या है, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग देखें तो तीसरे भाग को बोलते हैं हम पश्च मस्तिष्क। तो 3 भाग, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग क्या है, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हो गया पश्च मस्तिष्क। किसके द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछे जाते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में भाग जो होते हैं, सबसे पहला यहाँ पर घ्राण पिंड होता है, दूसरा इसी के अंतर्गत प्रमस्तिष्क होता है, और तीसरा जो डाइएनसीफेलॉन होता है। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, पहला घ्राण पिंड, दूसरा प्रमस्तिष्क, और तीसरा क्या हो गया, डाइएनसीफेलॉन। किसका क्या कार्य है? घ्राण पिंड की बात करें तो सूंघना, हम जो सूंघते हैं वो किसके माध्यम से, घ्राण पिंड के माध्यम से सूंघते हैं और फिर बता पाते हैं कि इसकी स्मेलिंग कैसी है। सूंघने की जो क्षमता है, यानी कि घ्राण पिंड जो है मानवों की अपेक्षा कुत्तों की ज़्यादा होती है, इसलिए वो अधिक से अधिक सूंघ पाते हैं, इसलिए जासूसी में उन्हें रखा जाता है। तो घ्राण पिंड का कार्य क्या है, इसके माध्यम से हम सूंघते हैं। दूसरा क्या है हमारा, प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क में देखें तो 4 भाग होते हैं। पहले भाग को हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल पिंड, यानी कि जो आगे होता है प्रमस्तिष्क में, इसे हम बोलते हैं फ्रंटल पिंड। दूसरा क्या है, टेम्पोरल, तीसरा है पेराइटल, और चौथा है ऑक्सीपेटल। सबके अलग अलग कार्य हैं। फ्रंटल पिंड की बात करें तो यहां पर हमारे विचार उत्पन्न होते हैं मन में, है ना। जो भी ख्याल आता है वो सभी के सभी कहाँ, जो भी विचार उत्पन्न होता है वो फ्रंटल पिंड में होता है। दूसरा है हमारा टेम्पोरल पिंड, है ना, टेम्पोरल, और जो भी हम ध्वनि सुनते हैं तो ध्वनि को ग्रहण किसके द्वारा, टेम्पोरल के द्वारा किया जाता है। अगला क्या है, पेराइटल, और पेराइटल के द्वारा जो भी हमें स्पर्श होता है ना, तो स्पर्श हो गया, गर्मी हो गया, ठंडा हो गया, दर्द हो गया, इन सब का जो अनुभव हम करते हैं वो पेराइटल पिंड के माध्यम से कर पाते हैं। उसके बाद आगे क्या है, ऑक्सीपेटल, ऑक्सीपेटल के माध्यम से, यानी कि जो भी हम दृश्य देखते हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ये किसके माध्यम से, ऑक्सीपेटल के माध्यम से देख रहे हैं। यानी कि प्रमस्तिष्क के माध्यम से क्या हो गया, विचार उत्पन्न होता है, यहाँ पर ध्वनि ग्रहण करते हैं, स्पर्श, गर्मी, ठंडा, दर्द महसूस करते हैं और देखते हैं। ये सभी कार्य हमारे प्रमस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। अगला डाइएनसीफेलॉन है, और डाइएनसीफेलॉन में 2 भाग होता है, एक ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग। निचला भाग जो है यहीं पर हाइपोथैलेमस उपस्थित रहता है ना, जो निचला भाग है यहीं पर, ये क्या है हमारा मध्य मस्तिष्क, है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डाइएनसीफेलॉन, ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क। डाइएनसीफेलॉन की बात करें तो इसमें इसी का निचला भाग जो होता है यहीं पर हाइपोथैलेमस रहता है, और ये क्या करता है, जो भी हमारा आंतरिक वातावरण है, शरीर के अंदर जो भी वातावरण है उसका नियंत्रण करता है। जैसे खाना, भूख लगी है तो हमें खाना है, ठीक है ना, प्यास लगी है तो पीना है, कुछ दुख वाली बात आई तो हम रोते हैं, ठीक है ना। उसके बाद गुस्सा आता है, साथ ही साथ जो तापमान का अनुभव है ये सभी के सभी किसके माध्यम से, हाइपोथैलेमस के माध्यम से हम कर पाते हैं। और ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग में क्या, थैलेमस देखने को मिलता है, थैलेमस, है ना, ऊपरी भाग में थैलेमस देखने को मिलता है। सबका कार्य हम अभी अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत भी देखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क। आगे देखते हैं हम दूसरा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत 2 भाग, पहला क्या हो गया, कार्पोरा क्वाइडोजेमाना, और दूसरा हो गया सेरिब्रल पेंडकल, है ना, सेरिब्रल पेंडकल। तो इसमें देखा जाए पहला जो भाग है इसके द्वारा स्वर्ण शक्ति व दृष्टि का नियंत्रण केंद्र यहाँ पर स्थापित होता है, ठीक है ना। तो मध्य मस्तिष्क में ही श्रवण शक्ति और इसके साथ साथ जो दृष्टि नियंत्रण केंद्र होता है वो यहाँ पर स्थापित होता है। और सेरिब्रल पेंडकल की बात करें तो यहाँ पर मेरुरज्जु के साथ साथ मस्तिष्क और इसके विभिन्न भाग जो होते हैं वो सेरिब्रल कार्टेक्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगला भाग
पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसके भी दो भाग, पहला भाग क्या हो गया अनुमस्तिष्क और दूसरा हो गया मस्तिष्क स्टेम। तो अनुमस्तिष्क जो है इसके माध्यम से क्या होता है, मुद्रा समन्वय एवं संतुलन किया जाता है। मुद्रा समन्वय एवं संतुलन किया जाता है, यानी कि हम कैसे खड़े रहें, है ना, इन सब का जो संतुलन है वो किसके माध्यम से, अनुमस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। और मस्तिष्क स्टेम की बात करें तो इसके भी दो भाग हैं, पोन्स और दूसरा हो गया मेडुला ऑब्लोगेंटा। तो पोन्स जो है ये इसके द्वारा क्या किया जाता है, श्वसन को नियंत्रित किया जाता है। और मेडुला ऑब्लोगेंटा की बात करें तो जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सब को नियंत्रण करने का जो भी केंद्र होता है वो यहीं पर स्थापित रहता है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा जैसे हृदय केंद्र पहला क्या स्थापित होता है, हृदय केंद्र, इसके माध्यम से जो भी हमारी धड़कन है, धड़कन की गति, इसको नियंत्रित किया जाता है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं श्वसन केंद्र स्थापित होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, श्वसन गति को नियंत्रित किया जाता है। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पर वासोपेटल केंद्र होता है, इसके माध्यम से जो हमारी वाहिनियाँ होती है, रक्त वाहिनियाँ, उसके व्यास को कम या ज़्यादा करना, यानी कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ाना हो तो व्यास को कम कर देंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, व्यास को फैला देंगे, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये सभी के सभी जो नियंत्रण केंद्र होते हैं वो मेडुला ऑब्लोगेंटा में उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ सूचनाओं का जो संचालन होता है वो भी मस्तिष्क से मेरुरज्जु के बीच, वो भी किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लोगेंटा के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मस्तिष्क। अगला भाग देखिए इसके अंतर्गत, तो दूसरा भाग क्या होता है, मुख्य हमारा मेरुरज्जु, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइनल कोड। और इसकी बात करें तो 42 से 45 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर के आसपास ये मोटा होता है। इसकी जो वृद्धि होती है 4 से 5 वर्ष की आयु में रुक जाती है ना। तो वृद्धि कब से, 4 से 5 वर्ष तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। और मस्तिष्क व तंत्रिकाओं के मध्य जो भी कार्य है इसका, वो एक सेतु का कार्य करता है ना, मस्तिष्क से और साथ ही साथ जो तंत्रिका है इन दोनों के मध्य में सेतु का कार्य किसके द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी सूचना है, बीच में एक तार, जैसे पोस्ट ऑफिस जो है हमारे न्यूज़ को, है ना, जो मैंने चिट्ठी लिखा वो क्या घर तक भेजना है, तो इसके बीच में पोस्ट ऑफिस कार्य करेगा। मोबाइल फ़ोन जैसे हो गया, हमारी बातों को जिससे हम बात करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाता है, तो वो क्या हो गया, जो बीच का सेतु का कार्य कर रहा है। वैसे ही मेरुरज्जु जो है वो किसके बीच में, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के मध्य सेतु का कार्य करता है। इसके कार्य की बात करें तो पहला कार्य इसका देखें तो मस्तिष्क से जो भी आने वाले उद्दीपन होते हैं उनको संवहन करना होता है। और दूसरा प्रतिवर्ती क्रियाओं को समन्वय करके नियंत्रण करना होता है, ठीक है ना। और तीसरा हम यहां पर देख सकते हैं, मेरुरज्जु हमने देख लिया, ठीक है ना। आगे हम देख सकते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कपालीय तंत्रिकाएं होती है। कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है, जिसे रोमन संख्या से इंगित किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर मेरु तंत्रिकाएं होती है जो 31 जोड़ी होती है। प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती है, तो 31 जोड़ी होती है। और तीसरा यहाँ पर हो जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अंतःस्रावी तंत्र। तो पहले इसको कर लेते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। और इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, है ना, तो इंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर आपको दिख रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। सबसे पहले देखें तो आपको यहाँ पर अवस्थित होता है हाइपोथैलेमस, है ना, पीनियल ग्रंथि, जहाँ से मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो एक जैविक घड़ी का कार्य करता है। उसके बाद अगला हो जाता है पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़े तो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ देखने को मिलती है। उसके बाद अग्नाशय देखने को मिलता है। अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती हैं। पुरुषों में वृषण, है ना, और महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है। ये सभी के सभी हमारे अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है,
हार्मोन्स का स्राव किया जाता है, हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। और ये जो हार्मोन्स है परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है, यानी कि इसको पहुंचने के लिए कोई अलग से नालिकाएं नहीं होती। क्या होता है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यहां पर हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला परिसंचारी हार्मोन्स होते हैं और दूसरा विसरणशील हार्मोन्स होते हैं। तो यहां पर परिसंचारी हार्मोन की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों में होती है और परिसंचरण के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में यह पहुंचता है। इसका प्रभाव कुछ विशिष्ट अंगों तक ही अस्थायी होता है, हर जगह नहीं, कुछ विशिष्ट अंगों तक अस्थायी होता है ना। इसकी जो क्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है, इसकी क्रिया धीरे धीरे होती है और इसका जो प्रभाव होता है वो अधिक समय तक रहता है। दूसरा यहाँ पर हार्मोन देखें विसरणशील हार्मोन, तो ये ऊतकों में पैदा होता है और विसरण के द्वारा ऊतकों में फैल जाता है। इनका प्रभाव जो होता है स्थानीय होता है, परिणामतः ये अधिक काल तक नहीं रहता। तो दोनों में डिफरेंस रखिएगा। यहाँ से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। प्रश्न जो पूछा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से किसके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और किसके कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है और ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथियों को नियंत्रित करता है ना। यहाँ पर आपको हाइपोथैलेमस दिखाई देगा, ये कहाँ, अग्र मस्तिष्क का भाग है और इसके द्वारा ये जो पीयूष ग्रंथि दिखाई दे रही है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा काम देखें तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं कि कैसे कैसे हार्मोन्स यहां पर निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखें तो इसके दो भाग है, एक होता है अग्रपाली और दूसरा होता है पश्चपाली। तो अग्रपाली की बात करें तो यहां से वेसोप्रोसिन या एडीएच का फुल फॉर्म क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हाइड्रोम, है ना, सॉरी हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका कार्य क्या है कि जो भी वृक्क वाहिनियां होती हैं उसके साथ साथ वृक्क वाहिनियां एवं कोशिकाओं में जल का जो अवशोषण होता है उसको नियंत्रित करता है ना। तो एडीएच का कार्य क्या है कि वृक्क वाहिनियों एवं कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियमित करता है। कितना हमें अवशोषण करना है, कितना नहीं करना है, उन सब का नियंत्रण किसके द्वारा, एडीएच के द्वारा किया जाता है। और दूसरा यहीं से निकलता है क्या, ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य क्या होता है, संकुचन करना, है ना। संकुचन जैसे हम देखें जब यहाँ पर प्रसव होता है महिलाओं का तो वहां पर संकुचन की आवश्यकता होती है, तो वहां पर ऑक्सीटोसिन ये कार्य करता है। साथ ही साथ जो दुग्ध ग्रंथियां होती है संकुचन के परिणाम स्वरूप ही वहां से दूध निकलता है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, संकुचन का कार्य करता है और प्रसव के समय और दूध के स्राव में ये विशेष भूमिका निभाता है, ठीक है ना। ये कहां से निकलता था, पश्चपाली से। अग्रपाली की बात करें तो अग्रपाली से बहुत सारे हार्मोन निकलता है। सबसे पहला है एसटीएच, सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या कार्य करता है, हमारे शरीर के वृद्धि का नियंत्रण करता है। अगर नियंत्रण ना हो तो शरीर जो होता है वो भीमकाय हो जाता है ना, अनियंत्रित हो जाता है और इसके कमी की वजह से बौनापन देखने को मिलता है। जो लोग बौने हो जाते हैं वो एसटीएच की कमी से ही होते हैं। अगला यहां पर देखें जीटीएच, गोनैडोट्रोपिक हार्मोन होता है और इसका कार्य क्या होता है, जैसे नर में वृषण, है ना, मादा में अंडाशय को ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। जैसे नर में देखें तो नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को निकालने हैं तो ये क्या करता है, उत्तेजित करता है, ठीक। उसके बाद अगला है एसीटीएच यानी कि एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और इसकी बात करें तो ये क्या करता है, इसकी कमी से अगर देखें तो एड्रिनल ग्रंथियां विनष्ट हो जाती हैं एसीटीएच के कमी के कारण। टीएसएच की बात करें, टीएसएच का फुल फॉर्म क्या है, थायराइड प्रेरक हार्मोन, है ना, थायराइड प्रेरक हार्मोन। और ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं श्रावण क्रिया को, है ना, श्रावण क्रिया को प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला है एलटीएच यानी कि ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन और ये क्या करता है कि जो भी गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला में दुग्ध के निर्माण और स्राव के लिए प्रेरक होता है। कौन सा, एलटीएच,
ल्यूट्रोपिक हार्मोन। अगला हार्मोन यहाँ से निकलता है MSH यानी कि मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, और ये क्या करता है कि जो भी हमारे त्वचा के रंग है, त्वचा के रंग को ये प्रभावित करता है। जैसे कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई गेहुआ कलर का होता है, तो ये किसको कौन प्रभावित करता है? MSH करता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस, हमने देख लिया, पीयूष ग्रंथि देख लिया। आगे हम बढ़े तो आगे हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर थायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड ग्रंथि या अंग्रेजी में थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इससे दो हार्मोन देखने को मिलेगा। पहला T4 जिसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहा जाता है, या फिर इसी को हम थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं, और दूसरा T3 यहां से निकलता है यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में से थायरॉक्सिन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसके कार्य की बात करें तो ये उपापचय की जो क्रिया होती है, क्रियाओं में उपापचय की क्रियाओं के जो गति होता है इसका नियंत्रण करता है। साथ ही साथ बाल, हड्डी, है ना, बाल, हड्डी आदि के सामान्य विकास के लिए अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ जनन अंगों के सामान्य कार्य इतनी सक्रियता पर, है ना, जनन अंगों का जो सामान्य कार्य है वो भी इनकी सक्रियता पर भी आधारित रहता है ना। अगला कार्य देखिए, पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण ये करता है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि, और पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो यहाँ से PTH यानी कि पैराथर्माइन, है ना, पैराथर्माइन हार्मोन यहाँ से निकलता है, और ये कार्य क्या करता है कि रक्त में जो कैल्शियम होता है और कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट आयन होता है उसकी संख्या का विनियमन करता है। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही रहने देता है ना। तो ये क्या करता है? विनियमित करता है। विटामिन डी के साथ मिलकर रक्त में कैल्शियम की आदर्श मात्रा को बनाए रखने में ये सहायक होता है। अगला यहाँ पर देखें तो अगला क्या है हमारा? अग्नाशय है यानी कि पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज की बात करें तो इसमें जो भी उपस्थित होते हैं, एक लैंगरहैंस द्वीप यहाँ पर उपस्थित होता है। जब डिटेलिंग क्लास एक एक टॉपिक पर करवाऊंगा तो वहाँ अच्छे से करवाऊंगा, अभी रिविजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लैंगरहैंस दीपिकाएं होती है वहां पर ये क्या करती है? अंतःस्रावी अंग का भाग बनाती है, और यहां से दो हार्मोन का स्राव किया जाता है। कौन कौन? सबसे पहले हम देख सकते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की बात करें तो ये शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज उपयोग के लिए प्रेरित करता है कि भैया ग्लूकोज की आवश्यकता है, आप इसका उपयोग करें। और साथ ही साथ पेशियों में कार्बोहाइड्रेट से उपयोग पर नियंत्रण करता है कि जितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है उतना ही आप लोग क्या करें? उपयोग करें, उसके अतिरिक्त यहां पर कुछ भी ना करें। ठीक है ना। तो इंसुलिन का ये सारे कार्य होता है। दूसरा हार्मोन यहां से निकलता है ग्लूकेगॉन। और ग्लूकेगॉन की बात करें तो ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटने पर ग्लाइकोजन और वसा के विखंडन से ग्लूकोज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है ना। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है तो ये कार्य क्या करता है कि भैया ग्लाइकोजन अभी अभी बना था, उसके साथ साथ जो वसा है उसके माध्यम से आप क्या कर ले? ग्लूकोज का निर्माण कर ले, ऐसा बात इसके द्वारा कहा जाता है। अगला यहां पर देखें अधिवृक्क ग्रंथियां, है ना, यहां पर दिखाई दे रहा होगा। अगला अधिवृक्क ग्रंथियां। और अधिवृक्क ग्रंथियां की बात करें तो इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेड्यूला। तो यहां पर कॉर्टेक्स की बात करें तो लगभग इसमें 50 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, लगभग। अब इतने हार्मोन तो कोई याद नहीं रखेगा, इसलिए इन 50 हार्मोन को सामूहिक रूप से कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, और इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह क्या है? लिंग हार्मोन है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में नर हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजन होता है। और मादा हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजेंस, इसका स्राव या इसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ पेशियों तथा जननांगों के विकास को ये प्रेरित करता है। ठीक। दूसरा यहां पर देखें ग्लूकोकार्टिकाइड्स। इसकी बात करें तो भोजन के, है ना, भोजन का देखा जाए तो भोजन के विभिन्न अवयवों का उपापचय इसके द्वारा किया जाता है। यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस का कार्य और साथ ही साथ जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का शरीर में वितरण इसके द्वारा किया जाता है। ठीक। तो यहां पर अगला हम देखें, 2 भाग हमने देख लिया। तीसरा भाग क्या है? मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स।
इसकी अगर बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख जो होता है वो होता है हमारा एल्डोस्टेरिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है कि लवण प्रतिधारक हार्मोन होता है यह, और जल का संतुलन ये बनाने में महत्वपूर्ण होता है। शरीर में जो जल का संतुलन होता है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलिए, ये सारी बातें क्लियर है। आगे यहाँ पर देखिए एक होता है हमारा थाइमस ग्रंथि, आप सभी को पता होगा। और थाइमस ग्रंथि की बात करें तो हृदय के ये ठीक आगे उपस्थित होता है ना, हृदय जो है हृदय के ठीक आगे स्थित होता है। और इसकी बात करें तो लगभग 5 वर्ष की आयु में ये निष्क्रिय हो जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि जब भी बचपन में आपने देखा होगा जो भी बच्चे होते हैं गंदी गंदी चीज़ें खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, तो उसके साथ जो भी हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में जाता है उसके लिए शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनाकर रखता है। यही भविष्य में काम करता है कि जब भी भविष्य में कभी भी वैसे जीवाणु फिर हमारे शरीर में पहुंचता है तो पहले ही उसके लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी है, वो उसको वहीं पर मार देता है। ठीक है ना, तो थाइमस ग्रंथि जो है ये क्या करती है, प्रतिरक्षी पदार्थों का ये निर्माण करती है। तो अंतःस्रावी तंत्र आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब यहाँ पर 3 चीजें बची हुई है, उसको समझ लेते हैं, उसके साथ ही हमारा पूरा मानव तंत्र हमारा रिवाइज हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कंकाल तंत्र की, स्केलेटल सिस्टम की। और स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये कार्य क्या है, जैसे हमारा मानव शरीर का जो ढांचा है, ढांचा निर्मित किसके माध्यम से होता है, कंकाल तंत्र के माध्यम से। अगर कंकाल तंत्र ना हो तो मांस इतना लचीला होता है कि वो लुगदी जैसा बन जाएगा, हम किस संरचना में, गोल संरचना में चले आएंगे। तो कंकाल तंत्र का कार्य क्या है कि मानव शरीर का ढांचा का निर्माण करता है। और पूरे शरीर में देखें तो सबसे ज्यादा जो आयु होता है वो किसका, हमारे कंकालों का ही होता है, क्योंकि प्राचीन काल का भी आपने कंकाल देखा होगा, आज तक उसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है, तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जन्म के समय देखें तो जन्म के समय बच्चों में है ना कितना 300 हड्डियां होती है। अब यहां पर देखा जाए एक शब्द है अस्थि भवन। अस्थि भवन क्या है, कोशिकाओं से नई हड्डियों के विकास व गठन की प्रक्रिया सामान्यतः 20 से 25 वर्ष की आयु में सभी हड्डियों का विकास हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थि भवन कहते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कंकाल के कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो शरीर है, शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। ये ना हो तो हमें पता ही ना हो कि कौन मानव है और कौन यहाँ पर जानवर है, पता ही ना चले। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि शरीर को एक निश्चित आकृति देता है, आकृति के साथ साथ एक आकार देता है। दूसरा, शरीर के जो भी कोमल अंग हैं उसकी रक्षा करता है। तीसरा कार्य देखें तो हमारे शरीर को ये सहारा देता है, अगर ये ना हो तो हम गिर जाए, है ना। तो तीसरा कार्य क्या है, शरीर को सहारा देता है। चौथा कार्य देखें तो कंकाल की जो मज्जा गुहा होती है ना, मज्जा गुहा जो हड्डी देखेंगे उसके अंदर मज्जा गुहा होता है। तो मज्जा गुहा में प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस आदि का भी एकत्रण किया जाता है और साथ ही साथ हड्डियों में आरबीसी का निर्माण भी होता है। तो ये सारे कार्य हम देख सकते हैं कंकाल के कार्य होता है। अब यहाँ पर बात करें कि हमारे शरीर में जितनी भी अस्थियां होती हैं तो ये कितना, इसका वजन कितना होता है, तो जितने हमारे शरीर का भाग होता है, जितना भी शरीर का वजन होता है उसका लगभग 2/3 जो है वो क्या होता है, यहाँ पर अस्थियों का होता है। ये इसमें देखा जाए तो कैल्शियम, फॉस्फोर और कार्बोनेट खनिजों का ये बना होता है, जो लगभग शरीर में कितना 62% होता है। और उसमें से 38% जो होता है वो ओसिन प्रोटीन होता है। तो हड्डियों में 62% कौन सा, कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट खनिजों का होता है और 38% जो होता है उसमें ओसिन प्रोटीन बनता है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अब बात करते हैं शरीर में हमारे हड्डियां किस प्रकार की, कितनी प्रकार की पाई जाती है। तो हड्डियों की बात करें तो हड्डियां 2 प्रकार की, पहला अक्षीय यानी कि एक्सियल हड्डियां होती है और दूसरा निरक्षीय यानी कि नॉन एक्सियल हड्डियां होती है। इसको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। एक्सियल यानी कि जो सीधा है ना, अक्षीय, और निरक्षीय की जो सीधा नहीं है। तो सीधे में देखें तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, खोपड़ी। तो इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहले कौन सा आता है, खोपड़ी। एक्सियल की बात करें तो इसमें टोटल 80 हड्डियां होती है, जिसके अंतर्गत खोपड़ी है, क्रेनियन
है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। इसमें कितनी 8 हड्डियां, जो खोपड़ी है हमारी इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, चेहरा। चेहरे की बात करें तो चेहरे में 14 हड्डियां पाया जाता है, और इसी में जो हमारा ये हिस्सा जो ऊपर नीचे हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं, यानी कि निचला जबड़ा को मैंडिबल बोलते हैं। तो खोपड़ी 8 हो गया, चेहरे में कितना हो गया, 14 हो गया, तो टोटल देखें तो इसमें कितनी 22 हड्डियां देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है हमारा कान, ठीक है ना। तो कान में देखें तो 6 हड्डियां होती है, 3 इस कान में और 3 इस कान में। तो शरीर का जो सबसे छोटा हड्डी होता है वो कान में ही पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, स्टेपिस। तो कान में जो 3 हड्डियां हैं, पहला क्या है, मिलेयस, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेपिस। और स्टेपिस की बात करें तो ये मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। उसके बाद आगे हम देखें मेरुदंड जो हमारा होता है, मेरुदंड में इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, C7 T12 L5 S1 और C1। इसका मतलब यानी कि मेरुदंड में 7 हड्डियां जो होती है सर्वाइकल की होती है, यानी कि जो गला है ना, ये जो गला है इसमें 7 हड्डियां देखने को मिलता है। 12 हड्डियां जो है वो थोरेसिक यानी कि जो हमारा वक्ष है, वक्ष में देखने को मिलता है। उसके बाद 5 हड्डियां लुम्बर में देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा कमर है यहाँ पर। एक सेकेरम होता है और एक कॉडल होता है, तो टोटल ये हो गया। उसके बाद इसी के अंतर्गत हमारी पसलियां आती है, तो 12 एक साइड में और 12 एक साइड में, यानी कि पसलियों में टोटल 24 हड्डियां होती है। इसके बाद हड्डियां जिससे जुड़ी हुई होती है इसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन या फिर स्टर्नम बोलते हैं, तो ये एक हो जाता है। और आगे देखें तो टोटल हमारा हो चुका है 79, और एक होता है यहाँ पर हॉइड बोलते हैं इसे, है ना, हॉइड बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना, हॉइड एक होता है। ये टोटल मिला के अक्षीय जो हड्डियां होती है वो हमारी 80 होती है। निरक्षीय की बात करें तो निरक्षीय में हमारी 126, टोटल कितने होते हैं 206, 80 हटा लिए तो हमारे बच गए 126। अब ये 126 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हाथ और पैर। हाथ में 60, 30 एक हाथ में और एक 30 हाथ में, एक हाथ में 30, तो 30 30 60 हड्डियां हाथ में हो गई और 60 हड्डियां हमारी पैर में हो गई। तो हाथ और पैर को मिलाकर हमारा कितना 120 हड्डियां हो जाती है। उसके बाद एक हो जाता है हमारा कॉलर बोन, है ना, तो एक साइड इधर एक साइड इधर, तो कितने हो गए 2 हड्डियां हो गई कॉलर बोन की, है ना, इसे हम क्लेविकल भी कहते हैं। उसके बाद 2 हो जाता है हमारा पेक्टोरल, श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला की अगर बात करें तो आपको ये हड्डी दिखाई दे रही है ना, यहाँ वाली जो हड्डी दिखाई दे रही है इससे क्या बोलते हैं हम, श्रोणी मेखला बोलते हैं। इसमें 2 और 2 स्केपुल होता है, तो टोटल यहाँ पर देखें तो 126 हड्डियाँ ये हमारी हो गई, ठीक है ना। तो हड्डियाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये हाथ की हड्डियाँ हो गई 30 30 60 और 30 30 60 120 ये हो गया। फिर हमारा हो गया क्या, सेक्रम हो गया, कॉलर बोन हो गया, स्केपुल हो गया, टोटल मिला के 126 हो गया। अब ये जो हड्डियां होती है इनके बीच में संधियां पाई जाती है ना, संधियां पाई जाती है जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं। तो इन संधियों की बात करें तो ये संधियां 3 प्रकार की होती हैं, जॉइंट्स 3 प्रकार की होती है। पहला पूर्ण संधि यानी कि परफेक्ट जॉइंट। पूर्ण संधि क्या है, परफेक्ट जॉइंट। ये क्या है, परफेक्ट जॉइंट हम उसे कहते हैं वैसे जोड़ को जो किसी भी दिशा में घूम सकता है, किसी भी दिशा में। जैसे हमारी कोहनी की जो हड्डी, कोहनी व घुटने की जो संधि है वो हमारी किसी भी हिस्से में घूम सकती है, कोहनी वहन। उसके बाद जो अंगूठा है, अंगूठे का जोड़ है, ये भी हमारा किसी भी दिशा में घूम सकती है। तो ऐसे संधि को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संधि, ठीक है ना। दूसरा होता है अपूर्ण संधि यानी कि इम्परफेक्ट जॉइंट्स, और इसमें देखा जाए तो इसमें गति जो होती है थोड़ा सा होता है, घुमाव थोड़ा सा आता है। जैसे हमारी कशेरुक है, कशेरुकों के बीच की जो अस्थियों के बीच में जो संधियां होती है वो क्या होती है, अपूर्ण संधि, यानी कि थोड़ा सा हम घूम सकते हैं, पूरा नहीं घूम सकते। ऐसा थोड़ा ना होगा कि हम पूरा नीचे घूम जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया श्रोणी मेखला, और साथ ही साथ जो श्रोणी मेखला की जो हड्डियां है उसमें भी थोड़ा सा गति आ जाता है। तो ये सभी के सभी अपूर्ण संधियां होती है। और एक होता है अचल संधियां, फिक्स्ड जॉइंट, यानी कि जो घूमता ही नहीं है। जैसा हमारा मस्तिष्क है तो मस्तिष्क में सिर की जो खोपड़ी है, खोपड़ी की अस्थियां जो है इसमें कोई भी नहीं घूमता है, तो ये क्या हो गया, अचल संधियां हो गया। उसके बाद यहाँ पर हड्डियों की बात करें तो सबसे छोटा हमने देख लिया, कान में पाया जाता है स्टेपिज। मानव शरीर का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो होता है वो फीमर होता है, यानी कि फीमर जो हमारा ये है ना,
जांघ की जो हड्डी होती है ये हो जाता है। उसके बाद जो नीचे वाला पैर में दो हड्डियां होती है, एक को फिबुला बोलते हैं, दूसरे को रिबुआ बोलते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे जाएंगे तो जो हमारी पैर वाली है इसमें टार्टल्स, मेटाटार्टल्स और फेलेंजेस पाए जाते हैं, हड्डियों के नाम है। तो यहाँ इतने डिटेल में नहीं पूछेगा, इतना बातें याद रहा तो हम आसानी से सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखें तो अगला तंत्र, इसी के साथ हमें कर लेना चाहिए पेशीय तंत्र, क्योंकि हड्डियां जो है, हड्डियां इकट्ठा कैसे है, पेशियों के माध्यम से है। तो पेशीय तंत्र या फिर इसी को मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और इसका कार्य क्या है कि मानव शरीर में जो भी कंकाल तंत्र है और साथ ही साथ बाह्य त्वचा है, पाया कहाँ जाता है, तो कंकाल तंत्र और बाह्य त्वचा जो है इनके बीच में इसकी संरचना पाई जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, मसल बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए, अंगों को हिलाने के लिए, है ना, इन सब के लिए क्षमता प्रदान कौन करता है, पेशीय तंत्र। ये नहीं होता तो हड्डी हमारी ऐसे घूमती ही नहीं, है ना। तो ये क्या करता है, एक स्थान से जाने और साथ ही साथ अंगों को हिलाने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है ना। यहां पर बात करें तो पेशी कोशिकाएं जो होती है ये भ्रूण के मीसोडर्म से बने होते हैं और शरीर का लगभग 40 से 50% भागों का निर्माण करते हैं, है ना। तो पेशीय तंत्र जो है शरीर के 40 से 50% भागों का निर्माण करते हैं। और मनुष्य में कुल पेशियों की बात करें तो 639 पेशियां पाई जाती है, जिसमें से सर्वाधिक जो है हमारे पीठ में, यानी कि 180 पेशियां हमारे पीठ में पाई जाती है। अब बात करें पेशियों की, तो पेशियां यहाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला रेखित पेशियां, दूसरा अरेखित और तीसरा हृदय पेशियां होती हैं। तीनों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। पहला है रेखित पेशियां यानी कि स्ट्रेटेड मसल। इसकी बात करें तो शरीर का जो अधिकांश पेशियां जो होती है वो रेखीय होती है। कितना 400 पेशियां रेखीय में होती है। ये जो पेशियां है मनुष्य के इच्छानुसार घूम सकता है, इसलिए इसे हम ऐच्छिक पेशियां भी कह सकते हैं। यानी कि जो रेखित पेशियां है मनुष्य के इच्छानुसार कार्य करती है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। यानी कि ये जो भी हमारा चीज घूम रहा है ये सभी के सभी क्या है, रेखित पेशियां हैं। इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो 2 छोर होते हैं, दोनों छोर बहुत ही मजबूती के साथ जो हड्डियां होती है हड्डियों को पकड़े रहते हैं, कंकाल को पकड़े रहते हैं, अस्थियों को पकड़े रहते हैं, इसलिए इसे कंकालीय पेशियां या अस्थिय पेशियां भी कहा जाता है। और ऐसी पेशियों में देखें तो हमारी अग्रपाद, पश्चपाद और पीठ जो है इन सब में ऐसी पेशियां देखने को मिलती है, रेखित पेशियां। अगला देखिए अरेखित पेशियां। तो अरेखित पेशियों की बात करें, अरेखित पेशियां या फिर अंग्रेजी में अनस्ट्रेट मसल कहते हैं। ये शरीर के खोखले अंतरांगों, जैसे कि हमारा खोखले अंतरांग यानी कि जिसके अंदर खोखला होता है, जैसे हमारा आहार नाल हो गया, मूत्राशय हो गया, गर्भाशय हो गया, है ना, योनि हो गया, पित्ताशय हो गया, ये सभी के सभी क्या है, शरीर के खोखले अंतरांग हैं। इन सभी के दीवारों पर साथ ही साथ जो मानव शिश्न होता है उस पर प्लीहा, नेत्र, त्वचा की जो डर्मिस होती है, इन सब में अरेखित पेशियां पाई जाती है। इन पेशियों की बात करें तो इनका अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता। जैसे रेखित पेशियां जो होती है वो अस्थियों को जकड़े होती है, अरेखित पेशियों का देखा जाए तो अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इसे हम अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। जब हड्डियों से संपर्क ही नहीं है तो उसे हम नहीं घुमा सकते, वो अपने आप कार्य करेगा, इसलिए उसे अनैच्छिक कहते हैं। इसलिए पेशियों के बारे में आपको पता होगा, पेशी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सफेद पेशियां, है ना, सफेद मसल, और दूसरे होते हैं लाल मसल, ठीक है ना। सफेद वाला जो है ये क्या होता है, जल्दी थक जाता है। कारण क्या, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और लाल पेशियां जो है ये जल्दी थकता नहीं है। लाल पेशियां यानी कि जो हम जिम करते हैं, जिम करके शरीर को मजबूत बनाते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, जो श्वेत पेशियां हैं इनको लाल पेशियों में मजबूत करते हैं। तो जो ऐच्छिक है हम उससे कार्य करेंगे तो वो थक जाएगा, अनैच्छिक है हमें कोई कार्य नहीं करना यानी कि ये नहीं थकेगा। और अंतिम देखें तो अंतिम होता है हृदय पेशियां यानी कि कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल की बात करें तो ये केवल हृदय की जो मांसल भित्तियां होती है वहीं पर पाई जाती है। इनमें रेखित और अरेखित पेशियों का गुण पाया जाता है और ये जीवन भर ना थकने वाली पेशियां है। तो जीवन भर ये कभी नहीं थकती है। कौन, हृदय पेशियां या कार्डियक मसल। तो हमने इतने सारे तंत्र देख लिए। अंतिम तंत्र हमारा बचता है प्रजनन तंत्र या फिर इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। प्रजनन यानी कि अपने समान एक
अगले पीढ़ी के जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो मानवों में, मानव एक लिंगी जीव है, इसलिए प्रजनन करने हेतु दूसरे जीव की सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखें तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र हमें करना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, किसके क्या कार्य हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र की। इसके अंतर्गत देखें तो ये हमारा पिक्चर क्या है, नर जनन तंत्र की। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है वृषण और वृषण कोश, यानी कि ये संरचना हमारी क्या है, वृषण की। और ये जिस थैली में है ये वृषण कोश कहलाता है। ये अलग थैली में क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु के निर्माण की बात करें तो मानव शरीर का जो तापमान है उससे कम तापमान पर होता है, इसलिए क्या होता है, शरीर से अलग होता है ना, शरीर से बाहर इसको निर्मित किया गया है प्रकृति के द्वारा। ठंडी में देखते होंगे शरीर का तापमान हमारा कम होता है, तो ये क्या होता है, सिकुड़ के पास में आ जाता है ताकि उसको शरीर से गर्मी प्राप्त हो सके। तो यहां पर देखा जाए वृषण और वृषण कोश है। तो वृषण की बात करें तो मानव शरीर में नर में एक जोड़ी वृषण देखने को मिलता है, एक जोड़ी वृषण। और यहीं पर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शरीर के जो तापमान होता है उससे कम ताप पर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसलिए ये शरीर से अलग स्थित है, शरीर के बाहर है। उसके बाद यहाँ पर देखें यहीं से एक शुक्रजन नलिकाएं हैं, है ना। शुक्रजन नलिकाओं के अंतराली जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण। तो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इनके बीच अंतराली से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। कहां से, वृषण से ही। उसके बाद आगे हम भाग देखें तो यहां पर क्या है, अधिवृषण। अगला भाग हम देख सकते हैं अधिवृषण। तो वृषण के द्वारा जो शुक्राणु का निर्माण होता है ये आगे कहाँ चला जाता है, अधिवृषण में चला जाता है। तो अधिवृषण में शुक्राणु जो है ये परिपक्व होता है, परिपक्व वृषण में नहीं होता है। आगे ये अधिवृषण में चला जाता है, यहीं पर इसका परिपक्वन होता है और परिपक्वन के साथ साथ ये यहीं पर संग्रहित रहता है। उसके बाद आगे आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, ये नलिका है जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी आपको दिखाई दे रहा होगा। अधिवृषण से आगे बढ़ते हुए, है ना, अधिवृषण से आगे बढ़ते हुए मूत्र मार्ग में जाकर ये मिल जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। शुक्रवाहिनी क्या करता है कि अधिवृषण जो है, अधिवृषण से शुक्राणुओं को, यहां पर एक संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं शुक्राशय। तो कार्य क्या करता है कि अधिवृषण से शुक्राणुओं को कहां, शुक्राशय तक पहुंचा देता है। तो शुक्रवाहिनी का कार्य क्या है, अधिवृषण से शुक्राशय तक शुक्राणुओं को पहुंचा देना। अब यहां पर हमने देखा शुक्राशय। तो शुक्राशय की बात करें तो यहां पर जो शुक्राशय होता है इसकी जो दीवारें होती है, दीवारों से एक चिपचिपा द्रव निकलता है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। पोषण ना हो तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो शुक्राशय के दीवारों से क्या होता है, एक चिपचिपा द्रव निकलता है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। और साथ ही साथ वीर्य जो होता है, वीर्य का अधिकांश हिस्सा जो होता है इसी द्रव से मिलकर बना होता है। इसके बाद आगे यहां से ये संरचना आपको क्या चीज है, ये हमारा मूत्राशय है। यहां से एक नली बाहर निकली हुई है जो शिश्न के माध्यम से शरीर से बाहर खुली होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो यहां पर मूत्र मार्ग की बात करें तो ये क्या करता है, मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालता है, ठीक है ना। मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालता है जो शिश्न के शीर्ष पर खुलता है। ये क्या है, शिश्न है, इसी के शीर्ष पर खुलता है। तो इसका कार्य केवल मूत्राशय से मूत्र निकालना ही नहीं है, इसके दो कार्य हैं। पहला मूत्र त्याग और दूसरा वीर्य का स्खलन। यहां पर देखिएगा ये क्या है, शुक्राशय है, यहीं पर वीर्य क्या है, हमारा स्टोर है। यहां से इस नली के माध्यम से प्रोटेस्ट ग्रंथि होते हुए मूत्र मार्ग के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो मूत्र मार्ग का कार्य समझ में आ गया। उसके बाद बात करें शिश्न या फिर पेनिस, है ना, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, शिश्न या पेनिस। इसकी बात करें तो ये नर का बाह्य अंग है। नर का क्या है, बाह्य अंग है। और इसका कार्य क्या है, इसके कार्य देखें तो ये नर का बाह्य अंग है जो विशेष प्रकार के स्पंजी उत्तकों से बना होता है। और ये कार्य क्या करता है कि जो वीर्य है, नर का जो वीर्य है, इसको मादा के जननांगों तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। और अगला देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण वीर्य है। वीर्य की बात करें तो वीर्य क्या है, शुक्राणुओं, है ना,
साथ ही साथ शुक्राशय में जो द्रव निकल रहा था, उसके बाद प्रोटेस्ट व कार्पल्स जो हमारे ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों के स्राव को सम्मिलित रूप से, है ना, इन ग्रंथियों के स्राव को सम्मिलित रूप से हम वीर्य कहते हैं। और वीर्य की बात करें तो ये कब निकलता है, जब संभोग हम करते हैं, तो संभोग का जो अंतिम चरण होता है, अंतिम चरण में ये शिश्न से निकल के जो मादा का योनि होता है उसमें ये क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, चला जाता है। एक जो स्खलन होता है, यानी कि जो एक बार में वीर्य निकलता है, वो कितना 2.5 से 3.5 ml वीर्य निकलता है, जिसमें लगभग 20 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। ये प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। तो जो मानव वीर्य होता है, इसमें 20 से 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा मानव प्रजनन तंत्र का, इसमें नर प्रजनन तंत्र। अब हम देखते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र की संरचना आपको यहां दिखाई दे रही है। तो इसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं, जैसे वृषण में क्या हो रहा था, शुक्राणु निर्मित हो रहा था, वैसे ही महिलाओं में 2 अंडाणु होता है ना, 2 अंडाशय होता है महिलाओं में। तो अंडाशय या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी। तो महिलाओं में 2 ओवरी होती है ना, अंडाशय होता है जो गर्भाशय के दोनों तरफ, ये हमारा क्या है, गर्भाशय है, गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, अंडाणु निर्मित करना। तो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है, अंडाणु निर्मित करना। और हर 28 दिन पर दोनों से एक अंडाणु यहां पर रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। यहीं से देखा जाए तो 2 हार्मोन, कौन कौन से, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, इसका स्राव होता है जो माहवारी जो होती है महिलाओं में उसको नियंत्रित करता है। अगला संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर अंडवाहिनी, है ना, अंडवाहिनी या फिर अंग्रेजी में इसे बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये अंडाणु हो गया और ये अंडाशय हो गया, ये गर्भाशय हो गया। इन दोनों में, है ना, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, यहाँ पर अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। एक साइड ये अंडाशय से जुड़ा होता है और दूसरे साइड गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इसका कार्य क्या है कि अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ, अब यहां से अंडाणु जो होगा उसको गर्भाशय तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। जो यहां पर अंडाशय से अंडाणु जो निकला वो अभी परिपक्व नहीं होता है, इसका परिपक्वन जो होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो इसका परिपक्वन यहां होता है और साथ ही साथ निषेचन की जो क्रिया होती है, यानी कि मानव का जो वीर्य योनि के माध्यम से अंदर स्थापित किया गया, उसका जो निषेचन होता है वो भी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। ये भी बात याद रखिएगा और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ पर जो मानव वीर्य है, अगर हम योनि में उसको स्थानांतरित कर देते हैं तो उसके अंतर्गत ये कहाँ पहुंचता है, फेलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पर ये 2 दिनों तक जीवित रह सकता है। 2 दिनों में अंडाणु के साथ अगर निषेचन हुआ तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में ये शरीर से बाहर निकल जाता है। अगला भाग देखिए, इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर गर्भाशय यानी कि यूटेरस। और यूटेरस की बात करें तो आपको एक नाशपाती नुमा एक संरचना दिखाई दे रही है। और इसके आगे देखें तो इसके आगे मूत्राशय और पीछे देखें तो मलाशय स्थित होता है ना, मलाशय स्थित होता है, ठीक है। अब इसकी देखें, इसका जो निचला भाग है यहाँ पर ये संकरानुमा है और इस संकरे भाग को हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। तो निचला भाग जो है संकरा भाग, इसी को हम ग्रीवा बोलते हैं। तो गर्भाशय का जो निचला संकरा भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, जो योनि में खुलता है। आगे की संरचना क्या है, योनि है, तो ग्रीवा जो है वो कहाँ, योनि में खुलता है। इसका कार्य देखिए तो इसका कार्य क्या है, सबसे पहले जो अंडाणु फेलोपियन ट्यूब में निषेचित हुआ इसको यह स्थान देता है, किस लिए, तो जो यहाँ पर निषेचन हुआ, निषेचन से अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने के लिए और साथ ही साथ उसको विकास के लिए स्थान प्रदान करता है, कौन, गर्भाशय, ठीक है ना। उसके बाद संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या है, योनि, यानी कि अंग्रेजी में क्या होता है, वेजाइना। और ये क्या है, इसका जो एक सिरा है ये मादा जनन अंग के रूप में खुला रहता है, जबकि दूसरा सिरा देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा गर्भाशय के
गर्भाशय का जो ग्रीवा है उससे ये जुड़ा रहता है। इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो पुरुष है, पुरुष शिश्न इसमें प्रवेश करके जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को गर्भाशय में एंटर करवा देता है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए मानव प्रजनन की जो क्रिया विधि है वो कैसे कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर युग्मनज बनते हैं, है ना, युग्मनज अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा कार्य क्या होता है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है भ्रूणीय विकास यानी कि एम्ब्रायोटिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, अब इसको समझते हैं एक एक चीज। युग्मक जनन की बात करें तो वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण, इसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन या फिर स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना, और अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण यानी कि अंडाणु जनन या फिर oogenesis कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। ठीक है ना, ये किस माध्यम से होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। दूसरा कार्य जो होता है यहाँ पर निषेचन का कार्य होता है, यानी कि जब यहाँ पर युग्मनज अर्थात इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं जाइगोट, तो जाइगोट बनने की जो क्रिया होती है, ठीक, जाइगोट बनने की क्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि जो पुरुष का शुक्राणु है और महिला का अंडाणु है, ये दोनों जब मिलते हैं इसी को निषेचन कहते हैं, यानी कि जाइगोट यहाँ पर बनने की क्रिया होती है। और मादा में अंतः निषेचन होता है ना, मादा में अंतः निषेचन होता है, यानी कि वो बाहर नहीं हो सकता, अंतः निषेचन होता है, ये बात याद रखिएगा। अर्थात निषेचन की जो क्रिया होती है वो मादा का जो ये फेलोपियन ट्यूब है यहीं पर होती है। और अगला यहाँ पर कार्य क्या होता है, भ्रूणीय विकास, यानी कि निषेचन जब हो जाता है तो निषेचन के पश्चात जो युग्मनज है ये तेजी से क्या करता है, यहाँ पर अभी हमने देखा वहां पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, और युग्मनज जो है यहाँ पर समसूत्री विभाजन करता है, और समसूत्री विभाजन के माध्यम से बहुत तेजी से ये विभाजित होता है, जो अंततः एक पूर्ण शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। अब इसी से संबंधित है मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महिलाओं में होता है। ये क्या होता है कि स्त्री का जो प्रजनन काल है वो 12-13 वर्ष से प्रारंभ होकर 40 से 45 वर्षों तक चलता है। तो ये जो पीरियड है, इन पीरियड के बीच में अगर महिला गर्भावस्था की स्थिति में ना हो, तो गर्भावस्था की अवस्था में ना हो, तो प्रत्येक 26 से 28 दिन की अवधि पर गर्भावस्था से रक्त और रक्त के साथ साथ जो आंतरिक दीवार होता है ना, ये जो आंतरिक दीवार है, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो श्लेष्म झिल्लियां होती है वो क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होने लगता है जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, और यही क्या होता है, रक्त के साथ साथ शरीर से बाहर निकलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं। ये जो प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहली जो मासिक चक्र होती है उसको क्या बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते हैं, जो 12 से 13 वर्ष के बीच में 12 वर्ष के बाद मतलब प्रारंभ हो जाता है। तो पहली मासिक चक्र होती है उसे रजोदर्शन कहते हैं, और 40-45 साल के बाद जब ये मासिक चक्र समाप्त हो जाता है ना, नहीं होता, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति बोलते हैं। तो हमने हर एक चीज को यहां पर कवर करने का प्रयास किया है ना, कवर करने का प्रयास किया, ठीक है ना। चलिए यहां तक हमने देख लिया। अब एक चीज हमारा अंतिम बचता है यहाँ पर, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को देख लेते हैं इसके माध्यम से, यानी कि जो हम यहाँ पर सांस लेते हैं उसका परिसंचरण कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। तो इसका कार्य क्या है, परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है कि शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का निरंतर आदान प्रदान जो है वो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। जब भी आप परिसंचरण तंत्र का पिक्चर देखेंगे तो उसमें दो प्रकार की नसें आपको नर्व्स दिखाई देती है, एक ब्लू और एक लाल, यानी कि लाल जो है वो ऑक्सीजन युक्त है और ब्लू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो उसको समझते हैं। मानव में देखा जाए तो मानव में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो रक्त के माध्यम से संपन्न होता है, पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से संपन्न होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले रक्त की बात कर लेते हैं। रक्त जो है ये क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसमें दो भाग देखने को मिलता है। एक होता है रुधिर कणिकाएं, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड कार्पल्स, और दूसरा होता है प्लाज्मा। तो रुधिर कणिकाएं जो होती है 40 से 45% तक होती है, और प्लाज्मा की बात करें ये 55 से 60% तक का होता है। पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रुधिर कणिकाओं की। तो रुधिर कणिकाओं
को देखें तो हम 3 भाग में देख सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? सबसे पहला आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, विज्ञान की भाषा में इसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और इसमें जो इसका जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका जीवन काल देखें तो 120 दिनों का होता है और संख्या देखें तो 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसकी संख्या होती है। रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत दूसरा होता है हमारा WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, विज्ञान की भाषा में इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और इसका देखा जाए तो प्रतिरक्षा का ये कार्य करता है। डिटेल में देखेंगे तो वहां पर डिटेल में देखेंगे, है ना। इसका जीवन काल देखें तो 10 से 13 दिनों की होती है और इसकी संख्या देखें तो 5 से 9,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसका एक कार्य और भी देख सकते हैं कि रुधिर का जो ब्लड क्लोटिंग होता है, रक्त का थक्का जमना होता है, उसमें भी ये WBC सहायक होता है। अगला होता है इसमें प्लेटलेट्स या विज्ञान की भाषा में इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और ये कहाँ? अस्थिमज्जा जो है, अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल 7 से 10 दिनों का होता है और इसमें संख्या देखें, इसकी संख्या देखें तो 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। और ये केवल प्लेटलेट्स जो है स्तनधारियों में पाया जाता है और इसकी मृत्यु जो होती है प्लीहा में होती है। जब आपको डेंगू होता है तो डेंगू में बहुत तेजी से प्लेटलेट्स घटने लगता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं? प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र की। तो मानव परिसंचरण की बात करें तो ये रक्त और जो हृदय है, इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से कार्य ये संपन्न किया जाता है। तो मानव परिसंचरण तंत्र जो है इसमें रक्त और रक्त के साथ साथ हृदय, इन दोनों को मिलाकर परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग बनता है। तो हमने रक्त समझ लिया। हृदय की बात करें, हार्ट की बात करें तो इसमें देखा जाए मानव का जो हृदय होता है वो कितना 4 कोष्ठीय होता है। यहां पर आपको 4 कोष्ठ दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो मानव का जो हृदय है वो कितना 4 कोष्ठीय होता है, जिसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। 4 कोष्ठ में कौन कौन सा? सबसे पहले आपको यहां पर हम ऐसे खड़े हैं तो एक होता है अलिंद और दूसरा होता है नीलय। तो दाएं साइड में ऊपर जो होता है वो क्या होगा? अलिंद होगा, तो इसे हम बोलेंगे दाया अलिंद। और यहां पर जो नीचे होगा वो नीलय, दाया नीलय बोलेंगे। फिर बाएं बढ़ेंगे तो बाया अलिंद और बाया नीलय। तो ये क्या हो गया? इसके 4 भाग हो गए। तो सबसे पहले दाएं अलिंद की बात करें, यहां पर क्या कार्य होता है? तो हमारे शरीर में जो भी है रक्त जो है वो भ्रमण करता हुआ रहता है ना। तो भ्रमण करके, समस्त शरीर का भ्रमण करके जो लौटा हुआ अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो पूरे शरीर से भ्रमण करके लौटा हुआ अशुद्ध रक्त का संचय कहाँ होता है? दाएं अलिंद में, यानी कि ये दाएं अलिंद है। इसके माध्यम से क्या होता है? हमारा महाशिरा है, महाशिरा के माध्यम से क्या होता है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आकर यहाँ पर क्या होता है? इकट्ठा होता है। अब इसमें क्या होता है? संकुचन होने लगता है ना। लब डब की जो आवाजें आपको सुनाई देती है, हृदय की धड़कन सुनाई देती है, वो क्या है? इसी की वजह से। तो लब डब जो होता है, तो यहां पर अशुद्ध रक्त जो है दाएं अलिंद में आकर क्या होता है? इकट्ठा होता है। फिर इसमें क्या होता है? संकुचन होता है। संकुचन के परिणाम स्वरूप यहां पर वाल्व दिखाई दे रहा है, इस वाल्व को पार करते हुए यहां से कहां आ जाता है? दाएं नीलय में। तो अशुद्ध रक्त जो है सबसे पहले कहां? सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है, फिर यहां से संकुचन के परिणाम स्वरूप दाएं नीलय में जाता है अशुद्ध रक्त, और यहां से फिर संकुचन होता है तो फुफ्फुस महाधमनियों के माध्यम से ये कहां पहुंच जाता है? हमारे हृदय में पहुंच जाता है ना, फेफड़े में पहुंच जाता है। कारण क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको शरीर से बाहर निकालना है, और शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो समझिएगा फिर से, जो भी शरीर में अशुद्ध रक्त है सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है, यहां संकुचन होता है, परिणामतः ये दाएं नीलय में जाता है, और यहां से संकुचन के परिणाम स्वरूप फुफ्फुस महाधमनी के माध्यम से ये फेफड़े तक पहुंचता है। वहां से क्या होता है? यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाता है और फिर ऑक्सीजन वातावरण से लेकर उसमें मिक्सअप किया जाता है, और मिक्सअप करने के बाद क्या? हाँ, मिक्सअप करने के बाद क्या हो जाता है? आगे आता है। तो यहां समझ में आ गया दाया अलिंद और दाएं नीलय के कार्य। अब यहां पर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन मिक्स हो गया। उसके बाद यहां पर कहां आएगा? उसके बाद आ जाएगा हमारा बाएं अलिंद में। दाएं का हमने देख लिया, दाएं में याद रखिएगा अशुद्ध, और ये क्या हो गया? शुद्ध। अशुद्ध शुद्ध,
तो बाएं निलय का बाएं अलिंद का कार्य देखें तो ऑक्सीजन जो मिक्सअप हो गया उस रक्त में, तो शुद्ध रक्त जो है ये फुफ्फुस किसके माध्यम से, फुफ्फुस, यहां पर देख लीजिएगा, फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा बाएं अलिंद में लाया जाता है और यहां पर फिर क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन के परिणाम स्वरूप आगे ये बढ़ेगा कहां, बाएं निलय में, है ना, और फिर बाएं निलय में संकुचन होगा तो यहां से महाधमनी के माध्यम से फिर पूरे शरीर में ये क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में ये पहुंच जाएगा और इसके माध्यम से पुनः पूरे शरीर को ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। सबसे पहले अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद, फिर दाएं निलय में और इसके माध्यम से फेफड़े तक, फेफड़े में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, फिर वहां से ऑक्सीजन मिक्सअप किए, फिर यहां पर फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से कहां, बाएं अलिंद में, फिर वहां से बाएं निलय में और फिर महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन से युक्त ऑक्सीजन को भेज दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर बात करते हैं हार्ट बीट की, हृदय की धड़कन है वो क्या है। तो हृदय का यही संकुचन होता है ना, संकुचन यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, संकुचन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और शिथिलन यानी कि डायस्टोल। संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, इसी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोल लेते हैं, हृदय की धड़कन कहते हैं। और 1 मिनट में बात करें तो 72 बार ये धड़कता है। ठीक है ना, एक बार में 72 बार धड़कता है और इसमें 70 ml रक्त को पंप कर दिया जाता है। भ्रूणीय अवस्था में देखें तो जो ये 72 बार धड़कन हमारा वयस्कता में है, भ्रूणीय अवस्था में 150 बार धड़कता है। हृदय की गति की बात करें तो अगर उसमें अम्लीयता देखने को मिले तो अम्लीयता से बढ़ती है और क्षारीयता से घटती है। थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन नामक जो हार्मोन है ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ जो रक्तदाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। इसके माध्यम से रक्तदाब को मापते हैं। और एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसका जो रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। अब इसमें 2 शब्द आपको देखने को मिलता है, निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब। निम्न रक्तदाब को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। इसकी अवस्था कितनी होती है, 100/50 mmHg। और उच्च रक्तदाब यानी कि हाइपरटेंशन बोलते हैं और इसका अवस्था क्या होता है, 150/90 mmGh। ठीक है ना, mmHg। इसमें देखा जाए तो 2 चीजें, एक हमने देखा अभी क्या चीज, धमनी और शीरा। एक क्या है, धमनी है और एक शीरा है। याद रखिएगा यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज। तो रक्त जो है, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है कौन, धमनी। तो अभी हमने देखा शुद्ध रक्त आता है और धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसमें देखा जाए तो एक क्या है, धमनी जो है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है यानी कि शुद्ध रक्त को, है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को। लेकिन याद रखिएगा इसमें केवल फुफ्फुस धमनी जो है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा है शिराएं यानी कि वेन्स। वे रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाती है, यानी कि ये कैसा होगा, अशुद्ध प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा। तो शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक पहुंचाती है रक्त को। इसमें याद रखिएगा कि केवल फुफ्फुस शिरा जो है ना, केवल फुफ्फुस शिरा जो है ये शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। ये जो फुफ्फुस शिरा है यानी कि ये डायरेक्टली हमारा फेफड़ा से कनेक्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया और हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। आशा करता हूँ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और 2 से 3 बार देखने के पश्चात हर एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।